कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जैसा, ठीक। हमने ये भी चीज देखी थी कि अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तो उस केस में हॉरिजॉन्टल एलिप्स आएगा। बात समझ में आया ना, हॉरिजॉन्टल एलिप्स दिख रहा है आप लोगों को, ठीक। तो चलो आगे चलेंगे तो सारी चीजें अपन नोट करेंगे, बस धीरे धीरे पॉइंट्स आपको समझ में आनी चाहिए, क्लियर ना। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग डालिए इसेंट्रिसिटी। अच्छा इसेंट्रिसिटी अभी हेडिंग वगैरह मत डालो पहले तो, ठीक है। चलो इसेंट्रिसिटी से ही शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी, ठीक ना। यहाँ पे लिखा क्या है वो तो ऑलरेडी शायद इसेंट्रिसिटी वर्ड सुन चुके हो गए आप लोग, सुन ही चुके हो। इसेंट्रिसिटी लिखा है, ठीक ना, ठीक। इसेंट्रिसिटी को अपन डिनोट कैसे करते हैं, ई से डिनोट करते हैं, क्लियर ना। अब जो इसेंट्रिसिटी होती है वो एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या करता है तो वो मैं आपको बता दूं। इसेंट्रिसिटी फ्लैटनेस को रिप्रेजेंट करता है, डिग्री ऑफ फ्लैटनेस को। और मैंने ये भी बोला था आप लोगों को कि जब एलिप्स शुरू करूंगा तो आपको बताऊंगा सर्कल की इसेंट्रिसिटी को जीरो क्यों बोला जाता है, याद है सभी को, ठीक ना। सर्कल की इसेंट्रिसिटी को जीरो क्यों बोलते हैं, सर्कल के केस में तो आपको डायरेक्ट्रिक्स वगैरह दिखता नहीं है, ठीक ना, फिर भी सर्कल की इसेंट्रिसिटी को हम जीरो क्यों बोलते हैं। इसेंट्रिसिटी को हम डिफाइन कैसे किए थे पैराबोला में कि पीएस अपॉन पीएल जो होता है, पीएस अपॉन पीएम, उसको इसेंट्रिसिटी बोलते थे ना जब पैराबोला शुरू किए थे। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपके साथ। यहाँ पे सर्कल के केस में तो हमें वो लाइन मिलती नहीं है जिसको अपन डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, उस पर लाई करने वाला हर पॉइंट उसकी डिस्टेंस किसी फिक्स पॉइंट से और किसी फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट हो, ठीक ना। बट फिर भी सर्कल के केस में अपन इसेंट्रिसिटी बोलते हैं ना, इसेंट्रिसिटी जीरो होती है। तो कहाँ से होती है वो आज देखेंगे अपन, क्लियर ना। अब इसेंट्रिसिटी जो होता है वो कर्व की फ्लैटनेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। जैसे लिखा है ना साइड में डिग्री ऑफ फ्लैटनेस, ऐसे लिख के छोड़ दो। अब इसका मतलब क्या है वो आगे देखेंगे अपन, ठीक। इसेंट्रिसिटी डिफाइन कैसे होता है तो इज इक्वल टू ये होता है आपका सी बाई ए, ठीक। तो ऊपर जो हमारा सी है, जो ऊपर अपन ने एलिप्स पढ़ा है अभी, उसके लिए सी क्या था, सी आपका अगर आपको याद हो S1 जो था उसका एक्स कोऑर्डिनेट था, सी जो है, ठीक ना। S1 के एक्स कोऑर्डिनेट को आप ऐसा बोल सकते हो ना कि ये आपका डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन सेंटर, मतलब ओरिजिन, सेंटर एंड फोकस। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस। बात समझ में, मतलब सेंटर से फोकस की जो डिस्टेंस है उसको अपन सी बोलेंगे। अब कोई सा भी फोकस ले लो, S1 ले लो या S2 ले लो। ए क्या है, ए अगर आपको याद हो जहां पे एलिप्स आपका एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा था उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, प्लस माइनस ए कॉमा जीरो थे ना, ठीक। तो इसको अपन बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वर्टेक्स, ठीक ना, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वर्टेक्स, ठीक ना। अब ये जो इज इक्वल टू सी बाई ए है ये तो स्टैंडर्ड एलिप्स के लिए जैसा अपन ऊपर लिए थे, बट इन जनरल हर एक एलिप्स के लिए ये जो डेफिनेशन है जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वर्टेक्स, ये आपका हर एक एलिप्स के लिए यही डेफिनेशन है, क्लियर है ना। तो हम जनरली क्या करते हैं, स्टैंडर्ड एलिप्स ही पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड को सी पढ़ते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू सी बाई ए। अब ये जो इज इक्वल टू सी बाई ए है ये फ्लैटनेस को क्यों रिप्रेजेंट करता है, कैसे रिप्रेजेंट करता है, करो के ना। एलिप्स की फ्लैटनेस को इज इक्वल टू सी बाई ए जिस तरीके से डिफाइन किया गया इसेंट्रिसिटी को, ये फ्लैटनेस क्यों रिप्रेजेंट करता है वो एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी सुनते रहो, ठीक ना। ये डिफाइन ऐसे है कि ई की जो डेफिनेशन है वो सी बाई ए होगी, ठीक। अब यहाँ पे ई स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा, लिखते रहना मेरे साथ साथ। अच्छा अब आपको याद हो कि हमने ये लिखा था ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को हमने सपोज कर लिया था कि ये बी स्क्वायर है, याद है सभी को। सी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या आपका ए स्क्वायर है, इसको फर्दर ऐसे लिखा जा सकता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना, बस सुनते रहना, ठीक। तो यहाँ पे ई स्क्वायर किसके इक्वल दिखा हमें, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक ना। इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन है डिफाइन ऐसे कि इज इक्वल टू क्या होगा, सी बाई ए, ठीक। अब जो कर्व मिलेगा आपको जनरली आपकी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए ना वो सी में नहीं होगी, हमारी प्रैक्टिस हमेशा ए और बी में होगी, आगे जाके सी वो हम भूल जाएंगे। सी क्या था ना, हम एक्चुअल में सच बताओ तो भूल जाएंगे हम सी था क्या। हमारी सारी प्रैक्टिस ए और बी में होगी, तो आप बोलोगे सी को कैसे भूल सकते हैं अपन, ठीक ना। सी तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स में इन्वॉल्व था, सी जो है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स है उनको भी हम कोशिश करेंगे ए बी और जो इसेंट्रिसिटी आती ई इनके टर्म्स में याद रखने के लिए। बात समझ में, मतलब हमारी पूरी प्रैक्टिस
चाहे एलिप्स हो या हाइपरबोला, उनकी पूरी प्रैक्टिस हम ए बी और जो इसेंट्रिसिटी होती है ना इसके टर्म में करेंगे। मतलब जो स्टैंडर्ड पॉइंट्स है या स्टैंडर्ड लाइन जो है, जैसे एलिप्स के केस में आगे डायरेक्ट्रिक्स आएगा, तो उसकी भी इक्वेशन हम ए बी ई इन्हीं के टर्म्स में याद रखने की कोशिश करेंगे, चाहे एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम हो। बात समझ में आए? क्यों? क्योंकि जब भी हमें इक्वेशन मिलेगी तो वाई स्क्वायर के नीचे जो नंबर होगा, ठीक ना, इस नंबर को डायरेक्ट बी स्क्वायर अपन बोल पाएंगे। अब इस नंबर को आप ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख के फिर आगे प्रोसीजर करो तो वो उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक ना। तो प्रैक्टिस हमारी जनरली इसी में होती है, और जेई में भी स्टैंडर्ड ये फॉलो किया जाता है। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ऐसा लिखा कभी नहीं मिलेगा। बात समझ में आया? ठीक ना। तो अभी तक जो हमने कर्व देखा था उसमें हमारा ए ग्रेटर देन बी था, ए ग्रेटर देन बी है और ऐसी इक्वेशन दिख रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, सेंटर हमारा ओरिजिन पे होता है और जो फोकस होता है हमारा एक्स एक्सिस पे होता है और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। याद है सभी को? ठीक ना। अब चलो, अब ई स्क्वायर क्या आ गया, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसेंट्रिसिटी को एलिप्स के ऐसे डिफाइन किया गया है, इज इक्वल टू सी बाई ए से, सी क्या होता है, लेस देन ए होता है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस जो है वो आपका सेंटर और वर्टेक्स की डिस्टेंस से छोटा होता है ना। क्लियर ना। इसीलिए इसेंट्रिसिटी जो होती है ना एलिप्स की, ये डिफाइन ऐसे है, इसेंट्रिसिटी जो होगी वो लेस देन 1 होगी और डिस्टेंसेस का रेशियो है, तो इसको क्या कर दूं मैं, ग्रेटर देन 0 कर दूं। या आप यहाँ से भी देख सकते हो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक ना। अच्छा एक बात बताओ, तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपन लिख रहे हैं, ठीक ना, ये तो उस केस में लिख रहे हैं अपन व्हेन a इज ग्रेटर देन b है, व्हेन a इज ग्रेटर देन b। क्यों? क्योंकि जो c स्क्वायर था ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल तभी है जब आपका a जो है वो ग्रेटर देन क्या है, c के है। याद है ना, a ग्रेटर देन c था हमारा, ठीक। तो a ग्रेटर देन c था तो a ग्रेटर देन b है। उस केस में हमारी इसेंट्रिसिटी क्या आ रही है, 1 माइनस इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ रहा है, ठीक। अब ये जो नंबर होगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक, ये नंबर आपका पॉजिटिव नंबर होगा, इसका मैग्नीट्यूड लेस देन 1 होगा। बात समझ में आया? तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये एक पॉजिटिव नंबर है विच इज लेस देन 1। ई स्क्वायर आपका एक पॉजिटिव नंबर लेस देन 1 है, तो ई का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 होगा, चाहे यहाँ से देखो या यहाँ से देखो। बात समझ में आया? ठीक। और यहाँ पे कोई कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए कि ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ सकता है क्या। ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर तो वैसे भी नहीं आ सकता है, क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिखते हो इस नंबर का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 हो गया, 1 माइनस समथिंग वेयर समथिंग इज ग्रेटर देन 1, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ई स्क्वायर डिफाइन नहीं होगा, ई स्क्वायर डिफाइन नहीं मतलब ई डिफाइन नहीं है, ठीक। तो ए ग्रेटर देन बी अगर है तो 1 माइनस, ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आएगा या बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। ठीक। अब सुनो, अभी फ्लैटनेस को कैसे रिप्रेजेंट करता है, ई इज इक्वल टू, अगर अपन सी बाई ए लिख दे, ध्यान से सुनना सभी, ठीक ना, जो अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं, बहुत छोटी सी चीज है बट फिर भी बताना है मुझे, सर्कल की इसेंट्रिसिटी को जीरो कैसे बोल दिया जाता है उसके लिए। क्लियर? ठीक। तो चलो मान लो अगर हमारा सी जीरो की तरफ टेंड करे, सी हमारा जीरो की तरफ टेंड करे, हमने क्या किया, हमने ये बोल दिया कि एक पॉइंट है जो इस तरह मूव कर रहा है, सुना ध्यान से, एक पॉइंट है जो इस तरह मूव कर रहा है, PS1 प्लस PS2 इज इक्वल टू 10 ले लिया। तो अगर इसको मैं 10 ले रहा हूँ तो मतलब 2 है हमारा 10 हो गया, ठीक ना। तो ए अपन ने फिक्स कर दिया, ए अपन ने क्या किया, फिक्स कर दिया। क्लियर है? फिर वो जो S1 S2 है इनके बीच की डिस्टेंसेस को अपन कम करते जा रहे हैं, क्योंकि S1 S2 के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, 2C होती है, ठीक। अगर उनको अपन कम कर रहे हैं मतलब C टेंस टू 0 है हमारा। बात समझ में आया ना, मतलब C को अपन कहाँ भेज रहे हैं, जीरो की तरफ भेज रहे हैं। C को जीरो की तरफ भेजने का मतलब क्या है कि जो S1 S2 है ये दोनों कोइंसाइड करने जा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, क्लोज आते जा रहे हैं। बात समझ में आया? ठीक। तो फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप बताओ, फर्स्ट केस अपन ऐसे 1 लिख के करेंगे, C टेंस टू 0 अगर है तो E कहाँ जाएगा, E कहाँ जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा, पक्का ना। ई जीरो की तरफ जाएगा। अभी तो सिर्फ मैथमेटिकली आप देखो, सी अगर जीरो की तरफ जा रहा है तो ई भी जीरो की तरफ जाएगा, और अगर ई जीरो की तरफ गया, यहाँ पे देखो अगर ई जीरो की तरफ गया तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो बी है वो भी कहाँ भागेगा, ए की तरफ जाएगा। बी जो है वो ए की तरफ जाएगा ना, यहाँ से आप देखो। ठीक। अब इसका मतलब क्या है, अभी तो मैथमेटिकली अपन ने देखा, इसका मतलब क्या है तो सुनो ध्यान से। हमारा जो एलिप्स बनता है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स, वो कैसा होता है, वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स जो होता है वो कुछ, चलो वो दिखता कुछ ऐसे है ना, हॉरिजॉन्टल एलिप्स हमारा, ठीक ना। ये पॉइंट क्या होता है,
इस इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको याद है, ये क्या होता है 0, b होता है, और ये क्या होता है 0, -b होता है। याद है ना, वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं अपन। क्लियर ना। यहाँ पे क्या होता है S1 होता है, और यहाँ पे क्या होता है S2 होता है। अगर आपने a को फिक्स्ड रखा है तो एलिप्स तो पक्का आपका x एक्सिस को यहीं पे इंटरसेक्ट करेगा, a,0 और आपका -a,0 पे। ए अगर फिक्स्ड है, एलिप्स तो पक्का इन्हीं दो फिक्स्ड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाला है एक्स एक्सिस को। बात समझ में आया। अब आप क्या कर रहे हो, सी को 0 की तरफ भेज रहे हो। सी को 0 की तरफ भेजने का मतलब क्या है, चलो मैं थोड़ा बड़ा फिगर बना रहा हूँ। खैर एलिप्स जैसा दिखेगा नहीं, बट समझ में आ जाएंगी। खैर यहाँ से मिल जाएगा हमें एलिप्स। अभी दिख रहा है ना सही एलिप्स। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या था, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा क्या एक्स एक्सिस। ठीक, अगर आपने ए को फिक्स्ड रखा है, सिर्फ सी को वेरी करा रहा हो। सी क्या होता है S1 S2 के एक्स कोऑर्डिनेट में सी दिखता है, तो ये पॉइंट तो फिक्स्ड है। अगर आपने ए को फिक्स रखा तो ए भी तो फिक्स है। अगर आप सी को कम कर लो, मतलब S1 किधर जा रहा है, सेंटर की तरफ जा रहा है, S2 भी किधर जा रहा है, सेंटर की तरफ जा रहा है। सी को कम करने का ये मतलब होता है ना। ठीक, मैथमेटिकली हमें क्या दिख रहा है कि ये जो बी था हमारा, मतलब ए डैश और बी डैश, इनकी डिस्टेंस कितनी थी सेंटर से। इनकी अगर डिस्टेंस की मैं बात करूं सेंटर से, तो ये डिस्टेंस कितना होता था आपका, बी होता था। ठीक ना। अगर सी आपका 0 की तरफ जा रहा है तो इसेंट्रिसिटी 0 की तरफ जा रही है, और बी क्या हो रहा है आपका, वो ए की तरफ जा रहा है। बी ए की तरफ जाने का मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस है ना सेंटर से ए डैश और बी डैश का, ये इंक्रीज होने लग जाएगा, क्योंकि बी जो होता है लेस देन ए होता है। बात समझ में, बी ए की तरफ जाने का मतलब क्या है कि बी आपका इंक्रीजिंग है। बात समझ में है ना। तो बी इंक्रीज होने का मतलब क्या है, ये जो पॉइंट ए डैश है ना, ये ऊपर की तरफ जाएगा। बात समझ में, और बी डैश कहाँ जाएगा, और नीचे की तरफ जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना। ए डैश का नेचर कैसा होगा, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होना शुरू करेगा, और बी डैश का नेचर कैसा होगा, ये नीचे की तरफ शिफ्ट होना शुरू करेगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना। ठीक है। अच्छा, अब एग्जैक्ट अगर अपन ऐसा बोल दें कि सी को एग्जैक्टली 0 कर दें, उस केस में मतलब सी इज इक्वल टू 0 कर दें, तो जो S1 S2 और जो आपका ओरिजिन है या सेंटर ऑफ एलिप्स है, कोइंसाइड कर जाएंगे तीनों। अगर ये कोइंसाइड कर गए तो उस केस में आप देखो फॉर्मूले के हिसाब से A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक ना। और मैथमेटिकली अगर आप देखो A इज इक्वल टू B हो गया, तो x² प्लस y² इज इक्वल टू क्या हो रहा है, A² हो जाएगा एलिप्स की इक्वेशन से। बात समझ में आई ना। मतलब ये जो एलिप्स था वो अभी ऐसे सर्कल का शेप ले लेगा। ठीक, और इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी, ए होगी। ठीक, या फिर बी बोलो इस केस में। बात समझ में आया ना। तो जो एलिप्स है, जैसे आप देखो सर्कल है ना, सर्कल को ऐसे अगर मैं फ्लैट करूं, मतलब ऊपर से ऐसे प्रेशर दो सर्कल पे, तो ऐसे फ्लैट होने लग जाएगा ना सर्कल। ठीक ना। तो अगर मैं बोलूं सर्कल जो एलिप्स होता है, एलिप्स फ्लैट होता है, सर्कल तो आपका फ्लैट नहीं होता है। बात समझ में आया ना। ठीक, तो सर्कल के डिग्री ऑफ फ्लैटनेस का मतलब क्या है, अगर इसेंट्रिसिटी एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे सर्कल के केस में इसेंट्रिसिटी 0 है, सर्कल ऑब्वियसली आपका फ्लैट नहीं होता है। बात समझ में आया। और जो आपका एलिप्स है, एलिप्स आपको फ्लैट दिख रहा है ना, सर्कल को आप प्रेशर दो तो वो थोड़ा फ्लैट जैसा नेचर दिखेगा ना। जितना आप इसको प्रेशर देना चाहते हो दे लो। जैसे मान लो कि एक एलिप्स तो आपको ऐसा ही बन जाएगा, ए कांस्टेंट है और वो इस तरीके से आ गया। अब मैं आपसे पूछूं, ये वाला जो एलिप्स है, एलिप्स 1 नाम दे दिया, और ये जो अंदर एलिप्स है एलिप्स 2 नाम दे दिया, इन दोनों में से पूछो कौन सा एलिप्स ज्यादा फ्लैट है। एलिप्स 2 ज्यादा फ्लैट है ना। ठीक ना। तो एलिप्स 2 अगर ज्यादा फ्लैट है ना, तो इसकी जो इसेंट्रिसिटी होगी वो ई P1 वाली इसेंट्रिसिटी से ना एलिप्स 1 वाली इसेंट्रिसिटी से ज्यादा होगी। जो एलिप्स ज्यादा फ्लैट है उसकी इसेंट्रिसिटी ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि आपके मन में ये चीज बिठा लो कि एलिप्स की इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या है, कि वो डिग्री ऑफ फ्लैटनेस को रिप्रेजेंट करता है। और होगा ही होगा, अगर मैथमेटिकली आप देखो ना तो वो होगा ही होगा, क्योंकि E² इज इक्वल टू 1 माइनस B² अपॉन A² है। एक एलिप्स 2 के लिए अगर आप देखो ना, तो ये B की वैल्यू A से छोटी होगी। एलिप्स 2 के लिए बी की वैल्यू ए से छोटी होगी। ठीक है, एलिप्स 1 के लिए भी बी की वैल्यू ए से छोटी होगी। लेकिन एलिप्स 1 और एलिप्स 2 को कंपेयर करोगे तो जो बी है आपका एलिप्स 2 का, बी कैसे देखते हैं अपन, ये जो एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस है ना, उनकी डिस्टेंस देख लेते हैं ओरिजिन से।
तो जो बी है आपका एलिप्स 2 का वो एलिप्स 1 के बी से छोटा है। बात समझ में आया ना? ये जो टर्म होगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये ज्यादा कम होगा एलिप्स 2 के लिए, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये ग्रेटर देन होगा एलिप्स 1 के लिए, एलिप्स 1 से बड़ा होगा एलिप्स 2 का। बात समझ में आई ना? तो इसेंट्रिसिटी आप खुद देखो एलिप्स 2 की आपको ज्यादा दिखेगी। बात समझ में आया ना? इसीलिए जो इसेंट्रिसिटी है उसको हम ये बोलते हैं कि वो हमेशा डिग्री ऑफ फ्लैटनेस को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसेंट्रिसिटी 0 होगी जो आपका एलिप्स वो फ्लैट रहा ही नहीं, वो क्या हो जाएगा? एलिप्स हमारा सर्कल बन जाएगा। क्लियर है सभी को? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना? पक्का ना? क्लियर? तो इसेंट्रिसिटी जो होता है वो हमेशा डिग्री ऑफ फ्लैटनेस को रिप्रेजेंट करता है। कहाँ गया अपना ये? ठीक, तो ये मैथमेटिकली अपन ने लिखा है कि ई आपका कहाँ जा रहा है? 0 की तरफ जा रहा है और बी आपका टेंड कर रहा है ए की तरफ। यहाँ पे मैं ये चीज लिखूं क्या? S1 एंड S2 कम क्लोजर करके, ठीक ना? एंड इफ C इज इक्वल टू 0, ठीक, या फिर ऐसे लिखूं E इज इक्वल टू 0, S1 एंड S2 विल कोइंसाइड। ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है ना, ऐसे मैथमेटिकली लिखा हो तो भी आपको समझ में आ जाएगा ना? क्लियर ना? ठीक, तो यहाँ पे अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि इफ C इज इक्वल टू 0 या फिर E इज इक्वल टू 0, ठीक, या फिर ये ना भी लिख के ना, अगर मैं ऐसे लिखूं, पहले इसको कंप्लीट करूं, कि अगर 0 की तरफ जा रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख दूं कि एलिप्स एलिप्स विल एलिप्स विल टेंड टू अ सर्कल। तो ये समझ में आ जाएगा आप लोगों को? बात समझ में है ना? क्योंकि बी कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। क्लियर है? एक्सप्लेन करने के लिए मैंने साइड में एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अब इसमें क्या करो ना कि अभी लास्ट में मैं बताऊंगा डिग्री ऑफ फ्लैटनेस के लिए एक छोटा सा फिगर बना लेंगे, वहां से अपन उसको डिफाइन करेंगे। तो ये समझ में आ गया सभी को फर्स्ट पॉइंट? क्लियर ना? अच्छा, मान लो कि एक और केस ले लेता हूँ मैं इसी में, सेकंड केस। ए हमारा फिक्स्ड है, अपन सी को वेरी करा रहे हैं। बात समझ में आया ना? ठीक, अब मान लो कि सी को अपन ए की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक ना? अब तो मैथमेटिकली देखो क्या क्या चीजें होंगी। अगर सी को आप ए की तरफ लेके जा रहे हो तो ई कहाँ जाएगा? 1 की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि ई डिफाइन कैसे किया अपन ने? सी बाई ए से, ठीक ना? तो ई कहाँ गया आपका? 1 की तरफ गया। अगर ई 1 की तरफ जाएगा, यहाँ पे ई अगर 1 की तरफ गया तो बी कहाँ जा रहा है आपका? अच्छा, कुछ ई अगर 1 की तरफ जाएगा तो खैर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या आ रहा है आपका? 0 आ रहा है ना? मतलब बी कहाँ जा रहा है आपका? 0 की तरफ जा रहा है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना? अच्छा, अब मैथमेटिकली आप मुझे बताओ, मैथमेटिकली तो भूल जाओ आप, यहाँ पे हो क्या रहा है? अगर सी को अपन ए की तरफ लेके जा रहे हैं, मतलब S1 S2 जो है ना वो वर्टेक्स की तरफ जा रहे हैं। सी को ए की तरफ ले जाने का मतलब क्या है? S1 S2 वर्टेक्स की तरफ जा रहे हैं, और जो बी है आपका वो 0 की तरफ आ रहा है, ठीक ना? बी 0 की तरफ आने का मतलब क्या है ना, ये जो पॉइंट है ना ए डैश जो हमारा पॉइंट होता था, ये पॉइंट, ठीक ना, ये इसका नेचर कैसा है? ये सेंटर की तरफ आ रहा होगा, ठीक ना? और ये सेंटर की तरफ आ रहा होगा, मतलब एक केस ऐसा कुछ बनना चाहिए कि जैसे एक केस में मान लो कि एलिप्स ऐसा बन रहा है कि ऐसे ऐसे बन रहा है, ये देखो नीचे की तरफ आ रहा है पूरा एलिप्स, मतलब वो ज्यादा फ्लैट हो रहा है अभी। बात समझ में आ रहा है? फिर ऐसे फ्लैट होगा, ये तो फिक्स्ड है हमारा। एक केस क्या आएगा? वो पूरा कॉन्साइड कर जाएगा ऐसे ही, जो पूरा एलिप्स था वो कॉन्साइड कर जाएगा ना किसके साथ? ये जो वर्टेक्स है ना इस वाली डिस्टेंस के साथ। बात समझ में आया ना? बी आपका 0 की तरफ आ रहा है, मतलब जो एलिप्स था हमारा वो थिन होता जा रहा है। तो एलिप्स था हमारा वो थिन होता जा रहा है। अगर एग्जैक्ट आपका सी ए की इक्वल हो जाए, एग्जैक्ट आपका जो सी है वो ए की इक्वल हो जाए, तो जो फोकाई होंगे और वर्टिसेस होंगे वो कोइंसाइड कर जाएंगे, ठीक ना? उस केस में आप देखो ऐसे फिगर वाइज भी अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपको क्या मिलेगा? एक लाइन सेगमेंट मिलेगा ना, लोकस। वो लाइन सेगमेंट क्या होगा? वही वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, मतलब वो जो वर्टेक्स है, ठीक ना, वर्टेक्स को ज्वाइन कराने वाली जो लाइन है वही आपका क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट हो जाएगा ना, वही आपका लोकस हो जाएगा। मतलब एलिप्स ना रखे, लोकस क्या होगा आपका? फिर लाइन सेगमेंट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? पक्का ना? ठीक, यहाँ पे अगर E1 की तरफ जा रहा है तो B कहाँ जा रहा है? 0 की तरफ जा रहा है। इस केस में जो एलिप्स होगा, एलिप्स विल टेंड टू ए लाइन सेगमेंट। इसमें किसी को कोई डाउट? अभी इसको अलग से एक्सप्लेन करूंगा मैं, तो पहले तो ऐसे लिखो, एलिप्स विल टेंड टू ए लाइन सेगमेंट। इसमें किसी को कोई डाउट? और ये होना भी चाहिए मैथमेटिकली भी। ये तो अपन ने ऐसे एक्सप्लेन किया ना कि सर अभी एलिप्स आपका
थिन होते जा रहा है। फिर एक केस क्या आएगा, तो ऊपर वाला पोर्शन था एलिप्स का वो भी एक्स एक्सिस पे पहुंच जाएगा, जो नीचे वाला पोर्शन था वो भी एक्स एक्सिस पे पहुंच जाएगा। ठीक, अब इसको तो ऐसे भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको। जैसे आप क्या कर रहे हो, ए को कांस्टेंट रख रहे हो, मतलब PS1 प्लस PS2 आपका कांस्टेंट है। जैसे मान लो कि 10 है, मतलब ए 5 है, ए को आपने फिक्स कर दिया, ठीक ना। अगर PS1 प्लस PS2 10 है, अगर आप सी को 0 की तरफ भेज रहे हो, मतलब कुछ ऐसा हो रहा है आपका कि S1 और S2 जो है इनके कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे हो रहे हैं, +-5,0 जैसे, ठीक ना। सेकंड केस जो हमारा वो कुछ ऐसा ही है ना, अगर एग्जैक्ट आपका इसके इक्वल हो जाए, तो अब आप ऐसे खुद से सोचो ना, थोड़ा बहुत दिमाग अगर है आपके पास, ऑब्वियसली है, ठीक ना। यहाँ पे मान लो S1 है, ये S2 है, ये हमारा -5,0 है, और ये क्या हमारा 5,0 है। अब अपन क्या बोल रहे हैं, एक पॉइंट P ऐसा है जो प्लेन में इस तरह मूव कर रहा है कि PS1 प्लस PS2 किसके इक्वल हो रहा है, 10 के इक्वल हो रहा है, ठीक ना। S1 S2 फिक्स्ड है, ठीक। तो आप बताओ, अगर मैं प्लेन में कहीं पे भी पॉइंट ले लूं, ये जो लाइन सेगमेंट है ना S1 S2, इसको छोड़ के, चलो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया P, इसके लिए PS1 प्लस PS2 पक्का 10 से बड़ा आएगा S1 S2 से, ठीक ना। ट्रायंगल इनइक्वालिटी से पॉइंट P कहीं पे भी ले लो आप प्लेन में, एक ट्रायंगल बन जाएगा ना, ठीक। और PS1 प्लस PS2 पक्का S1 S2 से बड़ा आएगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना। पॉइंट P इधर ले लो कहीं पे भी प्लेन में, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, पॉइंट P, ये जो लाइन है ना S1 S2 लाइन सेगमेंट भूल जाओ, लाइन को छोड़ के पॉइंट P कहीं पे भी ले लोगे अगर आप, तो वो S1 S2 से बड़ा आएगा। बात समझ में आया, लेकिन हमें क्या चाहिए, S1 S2 के इक्वल ही चाहिए। सेकंड केस तो कुछ ऐसा था, बात समझ में। अच्छा, अब मान लो कि पॉइंट P आपने S1 S2 लाइन पे लिया, लेकिन लाइन सेगमेंट के बाहर कहीं यहाँ ले लो, इस केस में देखो PS1 प्लस PS2 ये फिर आपका S1 S2 से बड़ा ही आएगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना। अब तीसरी कंडीशन, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जो पॉइंट P है हमारा वो S1 S2 वाले S1 S2 लाइन सेगमेंट पे लाई करें, तो यहाँ पे P कहीं पे भी अगर आप लोगे ना, तो PS1 प्लस PS2 आपका S1 S2 के ही इक्वल आएगा। बात समझ में आया, ले लो PS1 प्लस PS2, P आप S2 पे ले लो तो PS2 0 हो गया, PS1 क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। बात समझ में आया, तो 10 प्लस 0 भी 10 हो रहा है। तो जो सेकंड केस है वो सेकंड केस ऐसे ही है हमारा, कि अगर C A की तरफ गया ना, E1 की तरफ जाएगा, और B कहाँ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। अगर एग्जैक्टली C A के इक्वल हो गया, एलिप्स क्या होगा। अभी यहाँ तो अपन ने 10 to लिखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपन ने सिंबल भी बनाया कि E टेंस टू 1 है, B टेंस टू 0, तो इसलिए अपन ने विल टेंड टू ए लाइन सेगमेंट लिखा। अगर एग्जैक्टली C A के इक्वल हो गया, तो बस वो लाइन सेगमेंट आ जाएगा। क्लियर ना। तो अभी जैसा लिखा हूं मैं, वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर ना। तो सर्कल की इसेंट्रिसिटी 0 के इक्वल हम क्यों बोलते हैं, समझ में आया ना, ठीक ना। ठीक, अब मान लो कि मैं ऐसे क्या करूं, नीचे क्या करो ना, एक ऐसे फिगर बनाओ आप। फिगर में क्या करो कि मान लो कि ऐसे एक एलिप्स बनाया अपन ने, ठीक ना। मान लो कि मैं ऐसे 3-4 एलिप्स बना रहा हूँ। एक एलिप्स तो ये हो गया, और पता नहीं बनेगा ऐसे कि नहीं बनेगा, इसमें देख लेता हूँ। हाँ, ठीक है। और मान लो कि एक एलिप्स और बनाया अपन ने, नहीं बनेगा ऐसे, खैर, ठीक ना। मान लो कि ए हमें फिक्स रखना है, ठीक ना। ए क्या होता है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a होती है ना, तो इसे तो हमें फिक्स रखना है, क्योंकि मेजर एक्सिस यही दिख रहा है कि फोकस कहाँ होगा, यहीं पे होगा ना, इसी लाइन पे। ठीक, अब मान लो कि एक इलिप्स और ऐसे बना दिया अंदर ही अंदर आपने, ठीक ना। ये फिगर बना के क्या करना, और मान लो कि एक ऐसे तीसरा इलिप्स बनाया अपन ने, ठीक ना, इसी के अंदर। इसको नाम दे दिया बाहर वाले को एलिप्स 1, और बीच वाले को नाम दिया एलिप्स 2, और ये मतलब सेकंड एलिप्स को एलिप्स 2 नाम दिया, जो थर्ड है उसको नाम दे दिया एलिप्स 3। अब आपको कमेंट करना है, इसकी इसेंट्रिसिटी E1 बोल रहा हूँ मैं, इसको E2 बोल रहा हूँ, इसको E3 बोल रहा हूँ। जो ज्यादा फ्लैट दिख रहा है, ठीक, उसकी इसेंट्रिसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर पूछूं इसेंट्रिसिटी का, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, इस फिगर के हिसाब से अगर आपको समझ में आता है कि जो इसेंट्रिसिटी है डिग्री ऑफ फ्लैटनेस रिप्रेजेंट करता है, तो E3 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E1 होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना। ठीक, या फिर मैथमेटिकली देखो, बी जो होगा आपका वो EP1 के लिए ज्यादा होगा, ठीक ना। तो B² अपॉन A² ज्यादा बड़ा होगा EP1 के लिए, तो 1 - B² अपॉन A², छोटी वैल्यू लेगा EP1 के लिए इन दोनों के कंपैरिजन में, ठीक ना। तो एसेंट्रिसिटी उसकी सबसे छोटी होगी। क्लियर है सभी को, तो ये फिगर बनाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया सभी का।
ठीक है, तो ऐसा करो, अब एक छोटा सा नोट लिखो, नोट में आओ, फर्स्ट पॉइंट, अभी ना सिर्फ अपन इक्वेशन ढंग से समझेंगे, क्योंकि अगर आपको इक्वेशन ढंग से समझ में आ गई ना, तो आगे जाके कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको एलिप्स वगैरह में, ठीक ना। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है हमारे पास। अगर मैं ये बोलूं कि ए ग्रेटर देन बी है, मैंने क्या बोला, ए ग्रेटर देन बी है, ई स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आती है, याद आया, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा या ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा, क्लियर ना। अब आपको इसको ब्रैकेट बनाना है, ऐसे बॉक्स में रखना है, इसको ऐसे याद रखना है, ठीक ना, इस एलिप्स के लिए। ठीक, अब इसको इस तरह भी आपको याद रखना, प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा कि जो ए स्क्वायर ई स्क्वायर होगा ये इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक, क्योंकि कहीं पे भी अगर जरूरत पड़ी ना ए स्क्वायर ई स्क्वायर की, तो बच्चे क्या करते हैं कि ये जो ई स्क्वायर आया ना, जैसे मान लो उनको ए स्क्वायर ई स्क्वायर की कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन में इसको ए बी के टर्म में लिखना है, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ इस चीज को याद रखते हैं, ठीक ना। फिर वो क्या करेंगे, ई स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सही बात है, कर सकते हैं, सेकंड्स का ही काम है, ठीक ना। फिर वो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, ठीक ना, पहुंच सकते हो आप यहाँ पे। लेकिन क्या होगा, प्रैक्टिस करते करते आपको ये चीजें याद हो जाएंगी, मतलब रट जाएंगी कि ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, क्लियर ना। अच्छा एक चीज और सुनो, कि मान लो कि पूरा चैप्टर पढ़ते पढ़ते आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ ऐसे पॉजिटिव नंबर दिखेगा, और ऐसा भी होगा कि क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करते करते ये समझ में आ जाएगा, ये कुछ ऐसा आता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के डिफरेंस में आता है। अभी कंफ्यूजन भी नहीं हो सकता आपको कि ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, क्यों, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर तो पॉजिटिव नंबर होगा, क्लियर ना। यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो वैसे ही नहीं आ सकता, बात समझ में आई, क्लियर। तो आपको इस तरीके से भी याद रखना है इसको, और थर्ड आपको ऐसे भी याद रखना है कि जो बी स्क्वायर होगा ये इक्वल होगा ए स्क्वायर 1 माइनस का ई स्क्वायर, मतलब किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ए और ई पता है तो तुरंत आपको ये फॉर्मूला लगाना, बी निकाल लेना, बात समझ में आई। और यहाँ पे भी ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ई तो खुद लेस देन 1 है, ए स्क्वायर माइनस 1 तो नेगेटिव हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। ठीक, अब ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, आगे जाके ये सारी चीजें वापस एक बार मैं लिखवाऊंगा तेजी से आज ही के क्लास में, बट जैसे लिखवा रहा हूँ ना वैसे सुनो। ए अगर ग्रेटर देन बी है, क्योंकि मुझे अभी डायरेक्ट्रिक्स इंट्रोड्यूस करना आपको कि डायरेक्ट्रिक्स कहाँ से आएगी, बात समझ में है ना, इसलिए सारी चीजें बता रहा हूँ, तो सुनते रहो। ए ग्रेटर देन बी अगर है, चलो, तो अगर मैं इसेंट्रिसिटी पूछूं तो इसेंट्रिसिटी क्या होगा, सी बाई ए होगा, डिफाइन ऐसे किया गया, क्लियर ना। ठीक, फोकस जो होता है यहां से हमें सी किसके इक्वल दिख रहा है, ए इंटू ई के इक्वल दिख रहा है ना, क्लियर ना। और जो फोकाई होता है एलिप्स के लिए, इसके लिए ये किसके इक्वल होता है, एक्स एक्सिस पे होता है ना, प्लस माइनस सी कॉमा जीरो, ऐसे अपन स्टार्ट किए थे ना, S1 S2, अब देखो ए और ई के टर्म में दिखाना क्या, प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो, क्लियर ना। S1 S2 क्या है, प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो है, ये किस एलिप्स के लिए, हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए, और साथ ही साथ वो स्टैंडर्ड एलिप्स है। स्टैंडर्ड एलिप्स का मतलब क्या है कि सेंटर उसका ओरिजिन पे है, अगर आप इतना बोल दे रहे हो कि सेंटर ओरिजिन पे, तो पक्का वो जो एलिप्स होगा आपका वो हॉरिजॉन्टल तो होगा ही होगा, साथ ही साथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिक होगा, क्लियर, ठीक ना। अच्छा अब आप देखो कि जो वर्टेक्स होता है इस एलिप्स का वो क्या होता है, प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, ठीक, और जो फोकाई है यहाँ पे प्लस माइनस ए कॉमा जीरो है, ठीक, इसेंट्रिसिटी ई जो होती है वो लेस देन 1 होती है, और फिगर में ऊपर हमें पता है कि जो S1 S2 होता है वो अंदर आता है किसके, एलिप्स के, तो ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए के मैग्नीट्यूड से तो छोटा ही होगा ना, ठीक ना। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है कि प्लस माइनस ए कॉमा जीरो होता है। अब हेडिंग डालो डायरेक्ट्रिक्स, हेडिंग डालो डायरेक्ट्रिक्स, ठीक। अब डायरेक्ट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, किसी भी कोनिक के लिए डायरेक्ट्रिक्स वो लाइन होती है, जैसे पैरा डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, वो लाइन होती है किसी भी कोनिक के लिए। अगर मान लो कि कोई कोनिक है आपके पास, ठीक ना, उसकी डायरेक्ट्रिक्स आपको आइडेंटिफाई करनी है, ठीक, जैसे मान लो कि पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक, अगर मैं बोलता हूँ इस पैराबोला के लिए जो फोकस है वो a कॉमा जीरो है, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, पक्का आपका x इज इक्वल टू माइनस ए होना चाहिए, मतलब डायरेक्ट्रिक्स वो लाइन होती है,
ठीक, जिसके लिए PS अपॉन PM, ठीक ना, PS क्या है, उस कर्व के ऊपर, उस कोनिक के ऊपर जो पॉइंट है उनकी डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट्स है। इस पैराबोला के लिए फिक्स्ड पॉइंट ये होता है, और PM क्या होता है, उस पॉइंट की उस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनका रेशियो उसकी एसेंट्रिसिटी के इक्वल हो, ठीक ना। तो अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे एलिप्स के केस में ऐसे दो फिक्स्ड पॉइंट है ना, S1 S2, तो यहाँ पे ऐसी दो डायरेक्ट्रिक्स आती है, ठीक। अब वो जो डायरेक्ट्रिक्स होगी, अगर हम ऐसे आइडेंटिफाई कर ले कोई भी दो लाइन जिनके लिए PS अपॉन PM, PM क्या, लाइंस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट से, ठीक, वो इसेंट्रिसिटी के इक्वल हो जाए, तो हम यही बोलेंगे ना कि वही दो लाइंस हमारी क्या होंगी, डायरेक्ट्रिक्स होंगी, ठीक ना। तो एलिप्स के केस में ऐसी दो लाइंस मिलती है हमें। अब सुनना ध्यान से, और वो दोनों लाइंस क्या होती है, x इज इक्वल टू, ये अपन स्टैंडर्ड एलिप्स की बात कर रहे हैं, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस इसकी बात कर रहे हैं अभी, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेयर ए इज ग्रेटर देन बी है। इस केस में जो डायरेक्ट्रिक्स होता है ना, D1 D2, अभी जैसे लिख रहा हूँ ना, अभी लिखते रहना, आपको समझ में आएगा। ये x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, ये जो दो लाइंस होती है ना, ये इस केस में डायरेक्ट्रिक्स होती है। अभी तो बस सुनते रहना आप ध्यान से। अब इनको डायरेक्ट्रिक्स क्यों बोल रहे हैं ना, वो भी अभी समझ में आ जाएगा आपको। अब आप ये पूछोगे मेरे से, कैसे आपको पता है कि यही दो लाइंस आएंगी, ठीक ना। तो इन सब में परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें तो जेई का पढ़ना है, ठीक ना, रिसर्च नहीं करना है, क्लियर ना। ठीक, फिर भी एक बार के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो चलो। अच्छा, ए बाई ई जो है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए से बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि ई का जो मैग्नीट्यूड होता है, ई तो लेस देन 1 होता है, ए बाई ई का मैग्नीट्यूड ए से बड़ा होगा। ठीक, एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये वर्टिकल लाइंस होंगी, पक्का ना। और जो वर्टेक्स था, याद है वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता था हमारा, ए कॉमा जीरो होता था, ठीक, प्लस माइनस ए कॉमा जीरो होता था। तो ये दोनों लाइंस पक्का करो को तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, लाइक डायरेक्ट्रिक्स कुछ ऐसे होगी आपकी, ये D1 है, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट हमारा क्या है, ए कॉमा जीरो है, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई है। बात समझ में है? ये पॉइंट क्या है, माइनस का ए कॉमा जीरो, और D2 कहाँ है हमारा, यहाँ पे हमारा D2 है, और D2 की इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस का ए बाई ई। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना। अब सुनो ध्यान से, अब यहाँ पे जो रिलेशन होता है ना हमारा, कि कोई भी कोनिक है तो PS अपॉन PL वाली चीज, PS अपॉन PM वाली चीज, तो वो यहाँ पे भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी तो इसको अपन डायरेक्ट्रिक्स बोल रहे हैं, ठीक ना। S1 आपका यहाँ पे होता है कहीं, और ऐसे S2 होगा, ठीक। S1 का अगर मैं कोऑर्डिनेट्स पूछूं तो अब बताओ, ए और ई के टर्म में ये ए कॉमा जीरो होगा, ठीक, और S2 क्या होगा हमारा, माइनस का ए कॉमा जीरो होगा, ठीक ना। अब सुनो ध्यान से, अब यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले लो आप इस एलिप्स पे, चाहे वो सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में लो, थर्ड में, फोर्थ में, कहीं पे भी लो। जैसे मान लो सपोज आपने एक पॉइंट पी यहाँ पे ले लिया, इसकी डिस्टेंस S1 से, ठीक, और इसकी डिस्टेंस S2, सॉरी D1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक ना, ये मान लो M है, ठीक। तो PS1 अपॉन PM जो होगा ना, ये पक्का E के ही इक्वल आएगा। इनफैक्ट सुनना ध्यान से, ये जो S1 और D1 है ना, जैसे S1 जो है, हम ऐसे लैंग्वेज यूज करते हैं कि S1 की जो करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स है वो D1 है, मतलब S1 के करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स कौन सी है, D1 है। S2 के करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स कौन सी है, D2 है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ ना कि कोई सा भी पॉइंट आप एलिप्स पे उठाओ, ठीक ना, कोई सा भी पॉइंट, इन जनरल कोई सा भी पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में, ठीक ना, उसकी डिस्टेंस लिखो S1 से, और उसकी डिस्टेंस क्या करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखो S1 की करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स से। मतलब वो इस केस में कैसा दिख रहा है, PM दिख रहा है, अगर पॉइंट P अपन ने लिया, ठीक ना। अब ये जो होगा ये पक्का कांस्टेंट होगा, और वो किसके इक्वल आएगा, ई के इक्वल आएगा, जो इसेंट्रिसिटी है एलिप्स। बात समझ में, मैंने क्या बोला, ठीक। जैसे मान लो कि ये अगर P1 है, ठीक, और ये S1 है, इसको M1 बोलो आप, तो जो आपका P1 S1 अपॉन P1 M1 होगा, ये इक्वल होगा। अब मान लो कि यहाँ पे आपने पॉइंट ले लिया, P2 ले लिया, ठीक, P2 की डिस्टेंस लिखो S1 से, तो वो मान लिया P2 S1 आएगा, अपॉन इस P2 के परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखो आप कहाँ से, अगर आपने ऊपर P2 की डिस्टेंस S1 से लिखा है ना, तो P2 की डिस्टेंस आपको S1 की जो करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स है वहां से लेनी है। बात समझ में, मतलब अगर ये P2 है तो इसको यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, मान लो कि ये M2 आया, तो P2 M2, ये जो रेशियोज होंगे ना ये आपस में इक्वल होंगे,
बात समझ में आया? और ये जो इक्वल रेशियोज हैं किसके इक्वल होंगे? ई के इक्वल। बात समझ में आया? ठीक ना? करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स। ऐसे सिमिलरली आप बताओ कि एलिप्स पे लाई करने वाले जितने पॉइंट्स होंगे ना, उन पॉइंट्स की डिस्टेंसेस का रेशियो लिखो। कहाँ से? S2 से और उसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स से। तो वो भी क्या होगा? इक्वल आएगा। और किसके इक्वल आएगा? ई के इक्वल आएगा। बात समझ में? ये होगा ही होगा। अभी मैं प्रूफ करके भी बताता हूँ। अगर डायरेक्ट्रिक्स आप a बाई ई और माइनस ए बाई ई लिखते हो ना, वो इक्वल आएगा ही आएगा। तो आपने क्या लिखा? d1 d2 इज इक्वल, मतलब d1 d2, यहाँ इक्विवेलेंट वाला साइन है। इनकी इक्वेशन क्या आ गई? x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई होता है। और आपको ये लिखना है कि यहाँ पे एक पॉइंट P बनाना है और इसको क्या लिखना है? M। अच्छा आप लोग रिकॉर्डिंग ना, मैं मतलब लेक्चर अपलोड कर देता हूँ, बट क्या ना शेयर करना भूल जाता हूँ ग्रुप में जो भी आप लोगों को भेजा जाता है। तो आप ना, अगर आप लोगों को रिकॉर्डिंग सही होती है तो आप मेरे से बोल दिया करो। बात समझ में? जिसको जरूरत है। ठीक। हो गया सभी का? समझ में आया ना डायरेक्ट्रिक्स का मतलब? करस्पॉन्डिंग लेंगे। अगर S1 से डिस्टेंस ले रहे हैं पॉइंट की, तो उसकी करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो क्या आएगा? वो ई के इक्वल आएगा। जैसे अगर चेक करना चाहो ना, ऐसे चेक कर सकते हैं। चलो मान लो कि एक पॉइंट आप सेलेक्ट कर लो। कहाँ पे? पॉइंट ऐसे इन जनरल ले लो। चलो एक्स कॉमा वाई ले लिया अपन ने। ठीक ना? अब ये पॉइंट एलिप्स पे लाई कर रहा है। ठीक ना? अब इसकी डिस्टेंस मेरे को S1 से चेक करनी है। मतलब D1 को x इज इक्वल टू ए बाई ई को हम डायरेक्ट्रिक्स कब बोलेंगे? जब पी S1 हमारा E इंटू पी M1 की इक्वल हो। ठीक ना? पी M1 क्या? P की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से ना। बात समझ में आ रही है ना? तो हमने क्या किया? अलग अलग इन दोनों चीजों को चेक किया। अगर ये दोनों चीजें इक्वल आई, तब अपन बोल सकते हैं ना कि x इज इक्वल टू ए बाई ई क्या होगा? डायरेक्ट्रिक्स होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो हमें ये बताना है कि ये आएगा ही आएगा, चाहे करके देख लो आप। जैसे P लिया एक्स कॉमा वाई, S1 क्या? हमने P S1 चेक किया, तो इसका स्क्वायर ले लो, ज्यादा अच्छा होगा। ये स्क्वायर रूट बार बार मुझे लगाना नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? फिर इसका भी स्क्वायर ले लेंगे अपन। ठीक, तो P S1 का स्क्वायर अगर मैं लिखूं तो x माइनस ए का स्क्वायर होगा प्लस वाई स्क्वायर होगा। ठीक, ये एक्स स्क्वायर। अच्छा, पहले तो इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें अगर इक्वल प्रूफ करना है तो ऐसा थोड़ी इसको सिंप्लीफाई करते ही रहे। पहले इसको देख ले रहे हैं ये किस फॉर्म में आ रहा है, उसके बाद सोचेंगे इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ई स्क्वायर पी M1 स्क्वायर की बात करें तो ये ई स्क्वायर हो गया। अच्छा, एक्स कॉमा वाई कोई भी पॉइंट है। ठीक, इसकी डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स D1 क्या थी आपकी? ये x माइनस ए बाई ई इज इक्वल टू 0 है। ठीक ना? तो किसी भी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक, इस लाइन से क्या हो जाएगी? मॉड में रखेंगे अपन ना, x माइनस ए बाई ई। क्लियर है? एक्स कॉमा वाई को सेटिस्फाई कराओगे इसमें। ठीक ना? अपॉन क्या होगा? अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये तो यही चीज मिलेगा, मतलब इसका स्क्वायर आएगा। ठीक ना? अब यहाँ मॉड लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें क्या करना है? किसी भी तरीके से इस चीज को इसके इक्वल प्रूफ कर देना। ठीक, तो यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर आ रहा है ना। ठीक, तो हम कोशिश करेंगे कि वाई स्क्वायर को भी एक्स स्क्वायर के टर्म में लिख देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक्स का टर्म है, ए है और ई है। बात समझ में? तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस का 2axe प्लस आपका वाई स्क्वायर। ठीक, अब जो हमारा एक्स कॉमा वाई पॉइंट है, ये कहाँ पे? कर्व पे लाई कर रहा है ना। अगर ये कर्व पे लाई कर रहा है तो वाई स्क्वायर को हम एक्स ए और बी के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक, तो देखो PS1 का स्क्वायर हमें क्या मिलेगा? ये आया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर को ऐसे रहने दिया, क्योंकि पहले यहाँ रखेंगे एक्स के टर्म में, फिर सोचेंगे क्या करना है। ठीक, प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? बी स्क्वायर 1 - एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा। क्लियर है? अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो तो यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे कितना आ रहा है? माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ रहा है। ठीक, क्योंकि कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है, देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसका अगर ई अंदर भेज दो आप तो ई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है ना ये। ठीक, तो वैसे यहाँ पे भी जनरेट हो जाएगा, अपने आप बन जाएगा ये। ठीक, क्या क्या बचा आपका? एक तो बी स्क्वायर बचा है, और फिर प्लस आपका ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस का 2axe है। इसको अपन लिख सकते हैं ना ई स्क्वायर। ठीक ना? तो ये क्या हो गया हमारा? ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। अब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ठीक, या तो ऐसे याद करो कि ए स्क्वायर ई स्क्वायर को हम बोलते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया हमारा ए स्क्वायर आ गया, ठीक ना, माइनस 2axe। आप देखो ये क्या है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर है किसका, ई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक ना, वही सेम चीज यहाँ पे भी लिखी है। बात समझ में आया ना। हमें क्या दिखा कि अगर पॉइंट पी आपका एलिप्स में लाई कर रहा है, अब देखो ना, इन जनरल अपन ने यहाँ पे पॉइंट पी को कोई स्पेसिफिक पॉइंट तो लिया नहीं था अपन ने, ठीक ना, कोई सा भी पॉइंट पी है एलिप्स पे, उसके लिए वाई स्क्वायर जो होगा वो तो एक्स के टर्म में यही आएगा ना। बात समझ में आया ना। तो यहाँ पे देखो मतलब ये जो रिजल्ट है कि पी एस वन इज इक्वल टू ई पी एम वन, ये हर एक पॉइंट के लिए वैलिड है, अपन ने जनरल प्रूफ किया। बात समझ में आया। तो यहाँ से हमें क्या देखा कि पी एस वन इज इक्वल टू क्या होगा, ई पी एम वन होगा। सिमिलरली आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक ना, सिमिलरली आप प्रूफ कर सकते हो कि पी एस टू जो होगा वो ई पी एम टू के इक्वल आएगा। बात समझ में। अब ई पी एम टू क्या होगा ये आपको समझ में आ जाएगा, ऊपर जैसे लिखा है, ठीक ना। अब यहाँ पे P है क्या, तो P आपका जो पॉइंट है लाइज ऑन एलिप्स है, लाइज ऑन एलिप्स है। इस कैलकुलेशन को लिखो तेजी से, ठीक ना। अब बहुत फास्ट लिखना जितना पॉसिबल हो सके आपको, ठीक, जैसे लिखा है ना मैंने, बस ऐसे कॉपी पेस्ट करो आप। M1 M2 क्या है ये आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चों के सर्कल के डाउट्स पेंडिंग होंगे, तो आप अपने हिसाब से समय निकाल लेना, ठीक ना, 10 मिनट 15 मिनट जितना भी आपको मिले। और फिर छोटे छोटे करके ना, जैसे ऐसा नहीं कि मान लो कि 3 एक्सरसाइज में डाउट है, तो ऐसा करो सिर्फ एक एक्सरसाइज के डाउट उठाओ, क्योंकि 3 एक्सरसाइज के डाउट पूछोगे आप कॉल पे तो उसमें लगेंगे भी घंटे भर, ठीक ना। तो वो मुझे पता है, मैं डिस्कशन कर सकता हूँ बट आप नहीं कर सकते। बात समझ में, कॉल पे इतना डिस्कशन। तो ये भी सब चीजें कि आप सेंटर पे भी आके पूछ सकते हो, अगर आपका मन करता है कभी कि आप आधे घंटे 1 घंटे के लिए वीक में आ सकते हो सेंटर पे, तो भी चीजें आप आ सकते हो। शायद तन्मय ने बोला था कि उसको कॉल पे डिस्कशन करना उतना पसंद नहीं है, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा है, तो आप समय ले सकते हो, ठीक ना तन्मय। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप ये कर सकते हो, बट फिर भी क्या किया करो, जैसे 5 डाउट है 6 डाउट है, तो आप बताओ कि आपके डाउट्स हैं, तो उनमें मुझे ये चीज समझ में आ जाएगी कि अगर इसका मैं सॉल्यूशन आपको भेजता हूँ ना, तो उस सॉल्यूशन को देख के, मतलब अगर जैसे ऐसा होता है ना कि मान लो कि आपके 4 5 डाउट है, किसी एक ने भी भेजा मुझे, तो मेरे को समझ में आ जाएगा ना कि इस बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही होगी, कि मतलब बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कैसे स्टार्ट करें, या फिर पक्का इसको ना इस स्टेप में दिक्कत हो रही होगी। जहां कहीं भी मुझे ऐसा लगेगा कि इसको बीच में कहीं प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा फिर आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। बात समझ में। अगर मुझे ऐसा लगता है नहीं सोच, मतलब इसको सोचने में प्रॉब्लम हो रही होगी कि सॉल्व कैसे करें आगे कैसे बढ़े, तो कॉल पे डिस्कस कर लूंगा, ठीक ना। तो कोशिश ये करो आप पर डे आपकी जो डाउट्स है ना उनको ऐसे डिवाइड कर लो, एक एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज के डाउट आज मुझे क्लियर कर लेने, ठीक ना। फिर वो मुझे इन्फॉर्म कर दो, जैसे ही मुझे समय मिलेगा वो आपके डाउट्स ले लिया करूंगा। बात समझ में आई, ठीक ना। तो ये काम करो, तो आपके जो सर्कल के भी डाउट्स पेंडिंग होंगे तो वो भी पूछ लेना आप लोग, शायद ईशा के डाउट्स पड़े हुए हैं और भी किसी के पड़े होंगे सर्कल के, तो आप लोग पूछ लेना मुझसे, ठीक है। समझ में आया ना डायरेक्ट्रिक्स का कॉन्सेप्ट, ये है ना। तो एलिप्स में आपकी 2 फोकस होता है और 2 डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो अब चलिए, अब आते हैं अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन पे। फिर से स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में स्टार्ट करेंगे अपन लिखना। अब यहाँ पे सारी चीजें लिखेंगे, ठीक। तो 2 स्टैंडर्ड इक्वेशंस होंगे हमारे। अब फिर से हेडिंग डालेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशंस, स्टैंडर्ड इक्वेशंस, ठीक। अब इसमें फर्स्ट लिखो, फर्स्ट में हमने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जो ऑलरेडी अपन अभी पढ़ते आ रहे हैं, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसके बारे में सारी चीजें हमें लिखनी है, ठीक। अब यहाँ पे अपन सी यू भूल जाएंगे, ठीक ना। एक्स स्क्वायर के नीचे एक पॉजिटिव नंबर होता है जिसको अपन ए स्क्वायर बोलते हैं, वाई स्क्वायर के नीचे पॉजिटिव नंबर जिसको बी स्क्वायर बोलते हैं, इधर 1 होता है। अगर ए ग्रेटर देन बी तब अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं इसका, ठीक। अब बताओ छोटी छोटी चीजें, किसका सेंटर क्या होगा, सेंटर क्या होगा इसका 0,0 ओरिजिन होगा, ठीक। मेजर एक्सिस क्या होगी इसकी, मेजर एक्सिस क्या होगी इसकी
ये एक्स एक्सिस होगी, मेजर एक्सिस क्या है इसके, एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू 0। क्लियर है। माइनर एक्सिस क्या होगा इसका, माइनर एक्सिस क्या होगा, y एक्सिस, इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, सबसे पहले इसेंट्रिसिटी अपन डिफाइन करेंगे, a ग्रेटर देन b है ना, इसके पैरेलली क्या करना, साइड में इसेंट्रिसिटी वाले फॉर्मूले लिखना, ये 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है। अच्छा, सिर्फ इसेंट्रिसिटी पूछूं मैं तो यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाएंगे ना, सिर्फ स्क्वायर रूट लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इसेंट्रिसिटी जो है वो डिस्टेंसेस का रेशियो होता है। बात समझ में आया ना। अच्छा एक बात बताओ, जो आपने इसेंट्रिसिटी पढ़ा था c बाई ए, याद है ना, E इज इक्वल टू सी बाई ए, और फिर आप वो जो E है, E अगर आप ध्यान से देखो तो वो पी एस वन अपॉन पी डी वन भी होता है। बात समझ में आई। मतलब अगर आप, सुनो ध्यान से, मैं बताने की कोशिश करूँ, ऐसे मान लो कि ये एक एलिप्स है, सुनना ध्यान से, यहाँ सेंटर है, ये डिस्टेंस आप क्या बोलते हो, फोकस की डिस्टेंस, इसको सी बोलते हो, और ये जो वर्टेक्स वाली डिस्टेंस है इसको आप ए बोलते हो। ठीक, फिर आपने ये बोला कि जो सी बाई ए, इसका जो रेशियो आया ये हमारा ई होगा। अब ये मान लो एलिप्स फिक्स्ड है, सी फिक्स्ड है, ए फिक्स्ड है, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स भी फिक्स्ड होगी, कहीं यहाँ पे होगी। क्लियर ना। अब मान लो कि आपने एक पॉइंट पी यहाँ कंसीडर किया, इसकी डिस्टेंस यहाँ से लिखा S1 से, और इसकी डिस्टेंस यहाँ से, इनका रेशियो लिया, ठीक ना। तो वो जो रेशियो आएगा, मतलब पी एस वन अपॉन पी एम वन, इसको भी इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। तो अगर एलिप्स फिक्स्ड है ना, तो ये दोनों रेशियो इक्वल ही होंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि एलिप्स के लिए एक डेफिनेशन के हिसाब से इसेंट्रिसिटी कुछ और है, दूसरी डेफिनेशन के हिसाब से इसेंट्रिसिटी कुछ और है। बात समझ में आ रही, ठीक ना, ये होगा ही होगा, और मैथमेटिकली भी आप देख सकते हो, क्योंकि पी एस वन अपॉन पी एम वन भी ई के इक्वल आया था, और सी तो होता ही हमारा, ये तो डिफाइन ही यहाँ से था कि E इज इक्वल टू सी बाई ए था, उसके बाद ही तो ये चीज अपन निकाले थे। क्लियर ना। वैसे कंफ्यूज मत होना कि सी बाई ए होगा। अब देखो सी बाई ए जो होता है ना, यहाँ से मान लो कि अगर आपको गिवन है, फोकस गिवन है, ठीक ना, और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो आप सी बाई ए तुरंत लिख सकते हो, इसेंट्रिसिटी होगी। या सी के टर्म में नहीं भी रखना चाहते हो, तो अगर मान लो कि अगर आपको, चलो देखो, मान लो कि एक स्टैंडर्ड इलिप्स है, सुनना ध्यान से, एक स्टैंडर्ड इलिप्स है, ठीक, उसके लिए आपको इसेंट्रिसिटी पता है, इसेंट्रिसिटी नहीं पता है, चलो फोकस पता है, F1 पता है, F1 बोले तो S1 पता है, मान लो कि ये 5,0 है, ठीक, और वर्टेक्स जो A है ये आपको पता है कि 10,0 है, ठीक ना। तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि E जो होगा ना वो कितना होना चाहिए, 5/10 होना चाहिए। बात समझ में, C बाई ए से। अगर मान लो कि C वगैरह नहीं याद रखना चाहते, तो आपको E निकालना है, S के कोऑर्डिनेट्स अगर गिवन है तो पक्का A कितना है, 5 है, ठीक, और ये 10 है, तो मतलब ए कितना है, 10 है, ई ढूंढो, ये दिखेगा ना 1/2। ये सब चीजें अपन करेंगे, और मेंस में मैं बताऊं ना, एलिप्स और हाइपरबोला से ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, कुछ कुछ चीजें इंफॉर्मेशन गिवन होंगी, ठीक ना, उसकी हेल्प से मान लो कि एस गिवन है, ए गिवन है, आपसे क्या पूछा जाएगा, एलिप्स की इक्वेशन पूछी जाए तो आसानी से लिख सकते हैं। कैसे, ये तो कुछ ऐसा आएगा ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि जो कोऑर्डिनेट एक्सेस है, मतलब एलिप्स की जो एक्सेस है, मेजर एक्सेस माइनर एक्सेस, वो कॉन्साइड कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सेस के साथ, ठीक ना। एलिप्स जो हमारा स्टैंडर्ड एलिप्स है, क्लियर ना, उसके केस में ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि फोकस जो है उसका एक फोकस 5,0 है। अगर स्टैंडर्ड एलिप्स है, क्या ऐसे ही बोल दे कि जो एलिप्स है उसके एक्सेस कॉन्साइड कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सेस से, तो पक्का स्टैंडर्ड एलिप्स होगा, पक्का ना। और एक फोकस 5,0 गिवन है, तो पक्का मेजर एक्सेस एक्स एक्सेस होनी चाहिए, ठीक ना। तो पक्का ए ग्रेटर देन क्या होगा आपका, बी से होगा, ए ग्रेटर देन बी होगा, और इक्वेशन पूछी जाए तो ए एक्स स्क्वायर अपॉन 100 आएगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन समथिंग होगा, जो जिसको अपन बी स्क्वायर बोलते हैं। अब बी स्क्वायर हमें निकालना होगा, और बी स्क्वायर आपको पता है कि बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक ना। ए स्क्वायर 100 1 माइनस ई स्क्वायर, ये तो आपके पास पता है 1/2, बी स्क्वायर मिल गया ना, बी स्क्वायर लाके यहाँ रख दो, 1 के इक्वल। ये 4 मार्क के क्वेश्चन ऐसे आते हैं मेंस में, ठीक ना, ऐसा आ जाता है डायरेक्ट। ठीक, तो खैर चलो, इसीलिए ना ये छोटी छोटी चीजें ना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो पढ़ लोगे ना, मैं पढ़ा खत्म कर दूं ना अभी 2 लेक्चर में एलिप्स, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, 1 महीने बाद ना सब कुछ भूल जाओगे। क्लियर है। तो यहाँ पे 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है अगर ए ग्रेटर देन बी होता है। ठीक, अब इसी को मैंने बोला कि आपको ऐसे भी याद रखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, और इसको ऐसे भी याद रखना है कि ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर से, ठीक ना। कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होगी। क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसी के बारे में अगर और भी चीजें मेरे को पूछनी है आपसे तो फोकस पूछ लो आपसे,
तो बस नोट करते रहना साथ ही साथ। तो बताओ यहाँ सी के टर्म में प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना अपन। फोकस क्या आता है, प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, क्लियर ना, प्लस माइनस ए कॉमा जीरो। डायरेक्ट्रिसेस क्या होंगे हमारे D1 D2, ये आएगा हमारा x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना। अब यहाँ पे भी जो याद है आपको डबल ऑर्डिनेट, लैटिस रेक्टम, ये सारी चीजें, ठीक ना, तो वो कोनिक के लिए जो डेफिनेशन वहां पे अपन ने लिखा था ना, वही डेफिनेशन यहाँ पे भी होगी कोनिक के लिए, कि मतलब डबल ऑर्डिनेट क्या होगा, फोकस से पास करते हुए कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पे दो एक्सिस है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, तो यहाँ पे डबल ऑर्डिनेट क्या होगा, तो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर कॉर्ड्स होंगे ना, उनको अपन क्या बोलेंगे, डबल ऑर्डिनेट, एलिप्स में, क्लियर है। और वही डबल ऑर्डिनेट को अगर लैटिस रेक्टम बोलना है, तो वो डबल ऑर्डिनेट कहाँ से पास होना चाहिए आपका, फोकस से, क्लियर ना। और ये क्या आपका माइनस का ए कॉमा जीरो है। तो कितने डबल यहाँ पे लैटिस रेक्टम होंगे, दो लैटिस रेक्टम होंगे ना, पक्का ना, यहाँ पे दो लैटिस रेक्टम होंगे, मतलब दो ऐसे कॉर्ड होंगे जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे और कहाँ से पास करेंगे, फोकस से पास करेंगे। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए लैटिस रेक्टम की लेंथ याद है सभी को, ठीक। तो वही सेम काम यहाँ करने जा रहा है अपन। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए के कोऑर्डिनेट्स बताइए, दिख रहा है ना फिगर, ए के कोऑर्डिनेट्स बताइए, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो ए ही होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो उसके लिए कहाँ चले जाओ आप, इक्वेशन में चले जाओ कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक। तो यहाँ से अगर मैं पूछूं वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए का जो स्क्वायर है ये किसके इक्वल आएगा, तो ये बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये ई स्क्वायर आ गया, क्लियर है, सही लिखा अपन ने ना। तो ये क्या हो गया, बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि ई स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1 1 कैंसिल, तो ये क्या आ गया आपका बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ गया, क्लियर है सभी को, ठीक। तो वाई ए स्क्वायर किसके इक्वल आया, बी रेज टू द पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर। तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए किसके इक्वल होना चाहिए, बी स्क्वायर अपॉन ए के इक्वल होना चाहिए, क्लियर ना। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए किसके इक्वल आया, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये फिगर बनाना आपको, और नीट एंड क्लीन फिगर बनाना, एक बड़ा फिगर बना लेना बस, ठीक ना। तो बीच के पॉइंट्स वगैरह देखने की जरूरत नहीं होगी, फिगर में ही सब कुछ दिख जाएगा। अब ऐसे सिमेट्री से बताओ आप, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए होगा, क्लियर ना। ए डैश के कोऑर्डिनेट्स में पूछूं आपसे, तो ये माइनस ए, वाई कोऑर्डिनेट तो एक का जो वाई कोऑर्डिनेट है उसी के इक्वल होगा, और इसके कोऑर्डिनेट्स पूछूं बी डैश के, तो माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना। डायरेक्ट्रिक्स भी बना लेते हैं, D1, तो D1 क्या होगा आपका, x इज इक्वल टू ए बाई ई होगा, और D2 क्या होगा आपका, अच्छा अब यहाँ पे अगर आपने फिगर में ये चीजें लिख ली है, तो क्या मैं यहाँ पे लिखूं एंड पॉइंट्स ऑफ ए लैटिस रेक्टम इज, ए लैटिस रेक्टम नहीं, एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम, तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स है ना, एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम अपन ऐसे लिख सकते हैं, एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम। अच्छा लैटिस रेक्टम का जो प्लूरल होता है ना, वो लैटिस रेक्टा होता है, लैटिस रेक्टा, मतलब यहाँ पे दोनों आ जा रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे लैटिस रेक्टा ये क्या होगा, प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या है कि इस प्लस ए के साथ ना प्लस माइनस दोनों पॉसिबल है, ठीक ना। अब यहाँ माइनस ए के साथ प्लस माइनस दोनों पॉसिबल है, क्लियर ना सभी को, ठीक। तो अब आप मुझे बताओ कि लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होगा, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ये तो होना चाहिए 2b स्क्वायर बाई ए, क्लियर ना। ऊपर भी b स्क्वायर बाई ए है, यहाँ से a s1 और नीचे s1 b, ये क्या हो गया b स्क्वायर बाई ए प्लस b स्क्वायर बाई ए, 2b स्क्वायर बाई ए। अच्छा अब इसको अपन ऐसे भी याद रखेंगे कि ये 4b स्क्वायर अपॉन ये 2a आ गया, ठीक। अब इस 4b स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 2b का स्क्वायर अपॉन 2a लिख सकते हो। अच्छा बस इतना लिख के छोड़ो, अभी एक चीज और डिफाइन करो कि लेंथ ऑफ, लिखिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक ना। मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होगी, तो आप बोलोगे वो तो पूरी एक्स एक्सिस है, ठीक ना। लेकिन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस डिफाइन कैसे है, तो ये डिफाइन है वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस से, क्लियर ना। वर्टेक्स ऊपर अपने पॉइंट, चलो यहाँ पे नाम दे दो, अच्छा इनको ए बी दे दिया ए डैश बी डैश,
खैर ए बी जनरली, चलो इसको अपन नाम दे देते कुछ भी। खैर जनरली अब मेरी, चलो इसको वर्टेक्स बोलना है ना, तो ये वी बोल दो और इसको क्या बोलो, V1 बोल दो। ठीक ना, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा V V1 के इक्वल होगा, मतलब 2a के इक्वल हो जाएगा। क्लियर ना, पक्का। ऐसी लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये वर्ड यूज होता है खूब। ठीक ना, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस पूछा जाए तो वो a हो जाएगा। ठीक है ना, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस पूछा जाए तो वो b हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ गया, 2b के इक्वल आ गया। अब इसको नाम दे दो, चलो उसको V1 बोल दिया तो इसको कुछ भी नाम दे दो, कुछ बचा, चलो C डैश बोल देते हैं। ठीक ना, समझने के लिए अपने बस समझ में आनी चाहिए चीजें। और जनरली वर्टेक्स को आगे जाके मैं ए डैश से ही रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। ए डैश बोलो या ए बी, ऐसा कुछ। तो ये कितना होगा, 2b होगा। समझ में तो आ ही रहा होगा आपको। ठीक, तो आप देखो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है वो 2b का स्क्वायर है। ठीक, 2b को अपन क्या बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ना, ये क्या है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का स्क्वायर। मान लो गुस्सेट वगैरह के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कि लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, ऑप्शन में ऐसे गिवन है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का स्क्वायर। ठीक ना, तो आप बोलोगे उसमें कौन सी बड़ी बात है, इसको लिखवाने की क्या जरूरत है। जैसे मान लो कि ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा है, आपको पता है एलिप्स के लिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, 2b स्क्वायर बाई ए। ठीक, आपके पास चार ऑप्शन गिवन है इस तरीके से, चार ऑप्शंस में रख के देख लो कि किसमें आपका 2b स्क्वायर बाई ए आ रहा है, क्योंकि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आपको पता है क्या होगा, 2b का होल स्क्वायर हो गया। मान लो कि जिस ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन है, और नीचे क्या होगा, ये 2a है, करके देखो तो ये 4b स्क्वायर अपॉन 2a आया, तो फाइनली आपको मिला ना 2b स्क्वायर बाई ए। और ये चीज तो आपको याद रखने के लिए बोलता ही हूँ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपको याद रखना है। अब ये सारी कैलकुलेशन किसके लिए अपन कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए कर रहे हैं। क्लियर है सभी को। ठीक, अच्छा अब डिस्टेंस बिटवीन अगर मैं पूछूं डायरेक्ट्रिसेस, तो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस क्या हो जाएगा, 2a बाई ई। पक्का ना, 2a बाई ई, तो उसको लिखूंगा नहीं मैं। ठीक, तो अगर मैं फूट ऑफ डायरेक्ट्रिसेस पूछूं, फूट ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, यहाँ पे वही सेम डेफिनेशन कि पैराबोला में क्या लिखा था अपन ने कि डायरेक्ट्रिक्स जहां इंटरसेक्ट करता है एक्सिस को, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसका फूट बोलते हैं। ये n1 n2 है, तो इनके कोऑर्डिनेट्स तो आप लिख ही सकते हो। अब इसमें अपन सारी चीजें लिख रहे हैं ना, तो वर्टिकल एलिप्स होगा उसमें सिर्फ फिगर बनाएंगे और उसी में सारी चीजें लिख देंगे फिगर में ही। बात समझ में आ रहा है। ठीक, ये क्या है हमारा n1 n2 है, n1 n2 क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस a बाई a कॉमा 0 हो जाएगा। क्लियर, तो सारी चीजें डिफाइन कर लिया अपन, कुछ बचा नहीं है डिफाइन करने के लिए। तो बस सेंटर तो आपका पता ही है, लिख ही दिया हूं मैं। ठीक, हो गया सभी का। ठीक, अब जो हमारा सेकंड स्टैंडर्ड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन क्या है, तो उसको लिखो, वो भी आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ऐसे ही दिखेगा, सिमिलर इक्वेशन होगा 1 के। ठीक, बट यहाँ पे क्या होगा, बी ग्रेटर देन ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ग्रेटर देन ए, मतलब वाई स्क्वायर के नीचे जो नंबर लिखा मिलेगा ना, वो आपको एक्स स्क्वायर के नीचे वाले नंबर से बड़ा मिलेगा। बात समझ में आए। अच्छा एक चीज और मैं भी बताऊं आपको, जब आप कैलकुलेशन करोगे आगे जाके, जनरली क्या होता है बच्चे ना एक्स स्क्वायर के नीचे जो नंबर है ना इसको ए कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर के नीचे जो नंबर होता है ना वो ए स्क्वायर होता है। बात समझ में आई। वाई स्क्वायर के नीचे जो नंबर होता है वो बी स्क्वायर होता है। कैलकुलेशन में ध्यान रखना कि एक्स स्क्वायर के नीचे जो नंबर लिखा है ना वो ए स्क्वायर होता है, ना कि ए होता है। ऐसे ये बी स्क्वायर होता है, यहाँ पे बी ग्रेटर देन ए होगा। ठीक, अगर आप बताओ मुझे, जब आपका ए ग्रेटर देन बी था, सिमिलरली चलो यहाँ साइड में करते हैं, ए ग्रेटर देन जब बी था, ठीक, तो एलिप्स कैसा आता था, वो हॉरिजॉन्टल होता था। ठीक ना, वो हॉरिजॉन्टल होता था, पक्का ना। ठीक, अब जब बी ग्रेटर देन ए है, तो सिमिलरली वैसी जो हमारा एलिप्स होना चाहिए ना वो ऐसे वर्टिकल होना चाहिए। क्लियर है ये वर्टिकल होना चाहिए, इसका भी सेंटर क्या होगा, ओरिजिन ही होगा। क्यों, क्योंकि आप देखो ना कि ये जो एलिप्स होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिक होगा। देखो वही सेम है ना, सिमिलर इक्वेशन है, बट यहाँ बी ग्रेटर देन ए है। ठीक, तो इस केस में जो हमारा मेजर एक्सिस होगा वो वाई एक्सिस कहलाएगा, जो माइनर एक्सिस होगा वो हमारा एक्स एक्सिस कहलाएगा। सेंटर हमारा क्या होगा, ओरिजिन होगा। फोकस कहाँ पे आएगा इस केस में, बताओ आप, वाई एक्सिस पे होगा या एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे होगा ना।
फोकस कहाँ होगा, वाई एक्सिस पे होगा S1 S2। अगर मैं S1 S2 के कोऑर्डिनेट्स पूछूं आपसे, पहले तो चलो ई डिफाइन करता हूँ, पहले तो सुनो आप ध्यान से। अभी वापस जो हमारा सी वाला कॉन्सेप्ट था ना, जब सी से शुरू किया था अपन ने, ऊपर स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाले थे, तो उससे भी मैं रिलेट करूंगा, लेकिन पहले सुनो ध्यान से। पहले याद रखने का तरीका सीखो। अगर ऊपर वाले का सब कुछ याद रख लिया आपने, तो इसका कैसे याद रखेंगे। यहाँ पे ई स्क्वायर जब हम लिखेंगे तो पहले ई के बारे में बात करेंगे। तो ये 1 में से कुछ माइनस ही होगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि एलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है। क्लियर है, 1 माइनस। अब यहाँ पे बताओ बी ग्रेटर देन ए है, यहाँ तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर नहीं आ सकता, क्योंकि 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आता है, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आता है। ठीक, और ऊपर वाले एलिप्स में क्या आता था, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आता था। ठीक, तो ये पहली चीज हो गई हमारी, इसेंट्रिसिटी क्लियर है। ठीक, अब सुनो, इसेंट्रिसिटी क्लियर होने के बाद अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे मेजर एक्सिस लिखेंगे। बस मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस लिख लो, उसके बाद सिर्फ फिगर बनाएंगे। तो क्या होगा, 2b के इक्वल होगा। अब यहाँ 2b होगा ही पक्का ना, क्योंकि ये जो एलिप्स है, वाई एक्सिस आपका मेजर एक्सिस है, सॉरी मेजर एक्सिस लिख रहा है ना, तो इसको वाई एक्सिस बोल रहे हैं, मतलब x इज इक्वल टू 0 इक्वेशन होगी। ठीक, माइनर एक्सिस की बात की जाए बस इतना ही लिखेंगे, उसके बाद सिर्फ फिगर बनाएंगे। माइनर एक्सिस कौन सी है आपकी, एक्स एक्सिस है, और उसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू 0। एसेंट्रिसिटी क्लियर है, कि याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अब ये जो एलिप्स है, ये एलिप्स आपका y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, वही सेम पॉइंट जैसे वहां पे था, क्योंकि इक्वेशन तो सिमिलर है ना। जो ऊपर वाला एलिप्स था वो x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करता था, 0 प्लस माइनस बी पे, तो ये भी 0 प्लस माइनस बी पे ही इंटरसेक्ट करेगा ना। दिखने में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं दोनों इक्वेशंस में, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि b ग्रेटर देन a है। बात समझ में आया, तो चलो अब यहाँ फिगर बनाएंगे और उस फिगर में ही सारी चीजें लिखेंगे। बस कुछ ज्यादा बड़ा बन गया एलिप्स। ठीक, तो चलो ये अपने क्या किया, y एक्सिस बनाया, और ये हमारा x एक्सिस है। अब सारे पॉइंट्स आपको ही बताने हैं। इसेंट्रिसिटी डिफाइन कर दिया मैंने। अभी हमारे क्या वर्टेक्स है, ठीक ना, तो वर्टेक्स को चलो यहाँ पे अपन बी बी डैश बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे अपन, ए ए डैश बोलेंगे। मतलब एक्स एक्सिस पे जहां कहीं भी एलिप्स इंटरसेक्ट करेगा, आगे प्रैक्टिस में हम क्या करेंगे, ए ए डैश बोल देंगे, और यहाँ बी बी डैश बोल देंगे। यहाँ वर्टेक्स क्या कहलाएगा, बी बी डैश कहलाएगा ना। ठीक ना, तो ये क्या होगा, 0 बी होगा, और ये क्या होगा, 0 माइनस बी होगा। ए के कोऑर्डिनेट्स अभी भी क्या होंगे, a 0 होंगे, ए डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 माइनस ए होंगे। S1 S2 कहाँ आएगा, अब आपका y एक्सिस पे आएगा। ठीक, अब आप मुझे बताओ, सुनो ध्यान से, हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए S1 S2 क्या होता था, प्लस माइनस ए 0। ठीक ना, कोई बात नहीं, मैं पूछूंगा तब आप बताना। नहीं, हॉरिजॉन्टल, हाँ वो -a, 0 होगा ना, वो पॉइंट। क्या यार, इतना एलिप्स हाइपरबोला चल रहा है ना, 12th वाले बच्चों के साथ भी उनके डाउट्स चल रहा है ना, मेरा दिमाग बहुत खराब हो गया। ठीक, तो माइनस ए कॉमा 0 हो गया। ठीक, अच्छा S1 S2 जो होता है आपके हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए, वो कहाँ होते हैं, एक्स एक्सिस पे होते हैं। वर्टिकल एलिप्स के लिए S1 S2 कहाँ, वाई एक्सिस पे है। ठीक, तो इनका एक्स कोऑर्डिनेट तो पक्का क्या होगा, 0 होगा ना। एक्स कोऑर्डिनेट इनका क्या किया अपन ने, 0 रख दिया। अच्छा, अब हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए S1 S2 का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता था, प्लस माइनस ए ही होता था ना। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस बी ई होगा। मतलब जो भी चीजें आपकी हॉरिजॉन्टल एलिप्स में जहां जहां ए इन्वॉल्व होता था ना, वहां वहां अभी क्या इन्वॉल्व होगा, आपका बी इन्वॉल्व होगा। बस रिप्लेस कर देना ए को बी के साथ। बात समझ में आ रही है। ठीक, अब आप बोलोगे कि वर्टेक्स को क्यों नहीं रिप्लेस किया, ठीक ना, तो वर्टेक्स को तो नहीं करेंगे, क्योंकि कर्व के पॉइंट्स को अपन नहीं रिप्लेस कर सकते। बात समझ में आई ना, जो स्टैंडर्ड पॉइंट्स थे उनके अंदर उसको रिप्लेस करेंगे ना। ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या करेंगे अपन, बी ई लिखेंगे, और यहाँ क्या करेंगे, याद रखने का तरीका, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का बी ई आएगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना। अच्छा, अब लेटेस्ट रेक्टम डिफाइन कर लो, ऐसे बना दो, एक लाइन बना दो आप। ये 90 डिग्री पे है, थोड़ा नीचे लिखना चाहिए था, मतलब S2 जो आपने लिखा है ना, S2 ऐसे लिखते हैं कि यहाँ S2 होता है, ये 0 माइनस बी होता, मतलब आपको ऐसे लिखना चाहिए था कि ये S2 होता है ना, 0 माइनस बी। कोई बात नहीं, अब बताओ मुझे लेटेस्ट रेक्टम के अगर मैं एंड पॉइंट्स लिखूं, तो ये तो बी ई होगा, वाई कोऑर्डिनेट, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये भी बी ई ही होगा। ठीक, एक्स कोऑर्डिनेट बताओ, उस केस में जो लेटेस्ट रेक्टम का एक्स कोऑर्डिनेट आता था, अगर आपको याद हो कि ये वाला लेटेस्ट रेक्टम, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आता था, सॉरी इसका वाई कोऑर्डिनेट आता था बी स्क्वायर अपॉन ए।
ठीक ना। यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी आएगा, बात समझ में। अगर यहाँ ए स्क्वायर अपॉन बी आया तो ये कितना आएगा, माइनस का ए स्क्वायर अपॉन बी आएगा। चाहो तो करके देख लो, इक्वेशन आपके पास ऊपर है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वहां पे एक्स की जगह सॉरी वाई की जगह बी डाल दो, आपको एक्स मिल जाएगा, एक्स की दो वैल्यू आएगी, प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई बी। क्लियर है सभी को। ऐसे इसको अपन लिख सकते हैं ना, ये ए स्क्वायर बाई बी कॉमा माइनस बी ई होगा, और ये क्या होगा आपका, माइनस का ए स्क्वायर बाई बी कॉमा माइनस का बी ई होगा। क्लियर है सभी को। और कुछ बचा डिफाइन करने के लिए, तो हाँ मेन चीज तो बची है। अब यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स आएगा D1 वो कुछ ऐसा होना चाहिए ना इधर, ठीक ना। ये आपका D1 होगा, और D2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक। ये D2 हो गया। चलो अब बताओ इनकी इक्वेशंस क्या आएंगी, कोई भी एक पूछूं मैं किसी से। हॉरिजॉन्टल इलिप्स में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती थी, प्लस माइनस ए बाई ई होता था। क्लियर ना। तो यहाँ पे वर्टिकल होते थे तो डायरेक्ट्रिक्स होते थे प्लस माइनस ए बाई ई। यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी आपकी, एक्स सॉरी वाई होगा, हॉरिजॉन्टल है ना, तो वाई इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे, जहां वहां ए बाई ई था तो यहाँ क्या होगा बी बाई ई होगा। क्लियर है। और यहाँ पे वाई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का बी बाई ई। क्लियर सभी को। अब ये पॉइंट अपन n1 n2 बोलते हैं, तो n1 n2 अब क्या ही लिखा जाए, ऑलरेडी सब चीजें पता ही है आपको, ठीक। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम लिखा जाए तो इसको भी लिख लो आप कि लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होगा, तो वहां क्या होता था ए स्क्वायर बाई बी, तो यहाँ क्या आएगा बी स्क्वायर बाई ए आएगा। क्लियर। अब यहाँ पे वही सेम चीज है, इसको आप लिख सकते हो 4b का होल स्क्वायर, और 4b का होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो 2b का होल स्क्वायर, और नीचे 2 है, और 2b का होल स्क्वायर है क्या, स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक ना, अपॉन क्या आएगा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। क्लियर है। वही सेम डेफिनेशन ऊपर वाली ही है। हो गया सभी का, समझ में आ रहा है स्टैंडर्ड इक्वेशन सभी को, किसी को कोई डाउट नहीं ना इक्वेशंस वगैरह में। अच्छा अब इसको अगर मान लो कि मेरे को रिलेट करना हो, जो अपन सी से जहां से स्टार्ट किए थे ना पहली इक्वेशन का प्रूफ, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो। आप क्या करो कि कंडीशन ले लो पी एस वन प्लस पी एस टू इज इक्वल टू टू बी, ठीक ना। अब यहाँ पे टू बी आएगा आपका, पी एस वन प्लस पी एस टू इज इक्वल टू बी। चलो ये भी मैं बताता हूँ आप लोगों को, लिखना इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक। तो ये वाली एलिप्स है ना, इसमें जाओ वापस जाओ, यहाँ फिगर उगर बनाया, ये पहला वाला जो अपन ने लिखा था ए ग्रेटर देन बी, अपनी नोटबुक में वापस जाओ, ठीक। इसके लिए क्या करो, कहीं पे भी एक पॉइंट ऐसे लिखो पी लिखो, उसमें कहीं नाम दो, किसी भी पॉइंट को पी नाम दो अपने फिगर में, और फिगर पे कहीं पे भी ऊपर या नीचे साइड में ऐसे लिखो कि पी एस वन प्लस पी एस टू, मतलब इस ये जो कर्व है हमारा एलिप्स, इस पे कोई सा भी पॉइंट लोगे तो एस वन से डिस्टेंस और एस टू से जो डिस्टेंस है ये इक्वल आएगा आपका टू ए के, ठीक। अब ये तो अपन हमें पता है, इसके लिए तो अपन प्रूफ ही यहीं से स्टार्ट किए थे इक्वेशन निकालना, बात समझ में आया। अब 2a के साइड में क्या लिखो कि ये आपका लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है, बात समझ में आया, ठीक। और साथ ही साथ एंड करके लिखो, एंड करके क्या होता था हमारा, ये जो कांस्टेंट है 2a ग्रेटर देन होता था हमारा s1 s2 के बीच की डिस्टेंस के ना। अब s1 s2 के बीच की डिस्टेंस में आपसे पूछूं तो वो 2ae होता है, याद है ना। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 1 इज ग्रेटर देन ई, बात समझ में आया ना। तो यहाँ पे एंड करके आप ऐसे लिखना कि 2a इज ग्रेटर देन 2ae, अब आपको समझ में आ जाएगा कि s1 s2 की डिस्टेंस मैंने लिखा, बस ऐसे लिख दो फिगर में कहीं पे भी साइड में। क्लियर ना सभी को, ठीक। अच्छा अब वापस आओ अपनी इस वाले एलिप्स में। अच्छा एक बात बताओ कि जैसे चलो छोटी छोटी चीजें मैं और एक्सप्लेन करूँ आपको जैसे ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को ले लो आप, जैसे मान लो कि ये पॉइंट है तो इसकी डिस्टेंस s1 से और इस पॉइंट की डिस्टेंस s2 से, इनका सम 2a के इक्वल होना चाहिए ना। इस पॉइंट की डिस्टेंस s1 से और s2 से वो पक्का 2a के ही इक्वल मिलेगा। जैसे v की डिस्टेंस अगर मैं s1 से लिखूं तो वो क्या होगा a माइनस ए ही होगा, v की डिस्टेंस s1 से, और v की डिस्टेंस अगर मैं s2 से लिखने की कोशिश करूं तो वो क्या होगा a माइनस ऑफ माइनस ए ही होगा, मतलब a प्लस ए ही होगा। देखो ऐड करो तो ये किसके इक्वल आ रहा है, 2a के इक्वल आ रहा है ना, बात समझ में आ रही। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको ये चीज समझ में आती है तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं जो एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्स सॉरी माइनर एक्सिस है,
इसकी जो डिस्टेंसेज होंगी सिमेट्री से सोचो कि वो S1 S2 से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, तो पॉइंट सी S1 S2 से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, सिमेट्री से सोचो, ठीक ना, या पाइथागोरस थ्योरम लगा के सोचो, क्लियर है ना। ठीक। तो पॉइंट जो सी है एलिप्स की डेफिनेशन के हिसाब से PS1 प्लस PS2 2a के इक्वल होना चाहिए सी के लिए। तो इसका तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये जो डिस्टेंस आएगा ये क्या होगा, a होगा, मतलब ये डिस्टेंस क्या होगा, a होगा, और ये भी a होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। और हमें पता है इस एलिप्स पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंसेस का जो सम होगा वो 2a के इक्वल आएगा। तो फिगर में ये भी चीज करना, c की डिस्टेंस S2 से c की डिस्टेंस S1 से a के इक्वल होगी, ये आएगा ही आएगा। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के देखो ना कि c क्या हमारा b,0 है, b,0 की डिस्टेंस लिखो a,0 से, वो भी आपको a ही मिलेगा। कैसे, e स्क्वायर, जहां जहां e होगा e स्क्वायर आएगा, उसको कन्वर्ट कर देना b और a में, b अपने आप गायब होके a ही मिलेगा आपको। समझ में आया मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये तो अपन ने लॉजिकली सोचा ना एलिप्स की डेफिनेशन के हिसाब से, जो सेकंड डेफिनेशन लिखा था। फिर मैंने ये बोला कि अगर मान लो कि ये चीज आपको नहीं भी समझ में आती है कि आप ऐसे सोचो कि सी तो जी b,0 था, पक्का ना, ठीक, और आपका S1 क्या था, S1 था आपका a,0 था, और मैं ये बोल रहा हूँ कि सी S1 पक्का a के इक्वल आएगा, करके देख लेना a के ही इक्वल मिलेगा आपको, ठीक ना, मतलब ई बी ये सब गायब गायब हो जाएगा, ठीक ना, कैसे गायब होगा तो ई स्क्वायर पता है ए बी के टर्म में, क्लियर ना, ट्राई करना, आप देखना हो रहा है कि नहीं हो रहा, और होगा ही होगा, ठीक, तो उसमें नहीं जा रहा हूँ, ये भी फिगर में आपको दिखाना है, क्लियर ना, तो मतलब ऐसे ये दोनों डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, क्लियर ना। अच्छा एक बात बताओ, 2 पॉइंट फॉर्म से ना सोच के ना आप ऐसे डायरेक्ट सोचो तो भी ज्यादा सही होगा, कि जैसे ये डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, अगर ये ए है तो, ठीक ना, इसका स्क्वायर करो तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करो तो बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ई स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर मिला ना, ठीक ना, वैसे भी मिलना चाहिए, ठीक। तो चलो अब इस वाले फिगर में आओ, अब आप खुद बताओ कि अगर मुझे स्टैंडर्ड इक्वेशन ये निकालना होता एलिप्स का, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो स्टार्ट कैसे करते, जैसे वहां ऊपर स्टार्ट किया था ना कि S1 S2 अपन ने लिया था कहाँ पे प्लस माइनस c,0, तो हम ऐसे स्टार्ट करते, ठीक ना। अगर हमारा मेजर एक्सिस वाई एक्सिस आना होता तो, बात समझ में आ रही है, और यहाँ पे PS1 प्लस PS2 आपका लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, यहाँ पे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या है 2b ना, ऊपर क्या आता था 2a आता था, मतलब कोई सा भी पॉइंट अगर हॉरिजॉन्टल एलिप्स पे है उसकी डिस्टेंसेस का सम फोकाई से कितना होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के इक्वल होता है, तो यहाँ पे ये किसके इक्वल होता है 2b के इक्वल होता है, और कंडीशन क्या होनी चाहिए थी हमारी कि 2b जो होगा वो ग्रेटर देन किसके होगा 2ae के होगा, इसमें किसी को डाउट, ये कंडीशन होनी चाहिए थी ना, क्लियर ना। तो अब यहाँ पे आओ आप इस फिगर के साइड में कहीं पे भी ऐसे लिखो प्रॉपर तरीके से, और वो ये समझ में आना चाहिए आपको, ये इंपॉर्टेंट है, साइड में जो आप लिख रहे हो कि PS1 कोई सा भी पॉइंट P दिखा दो यहाँ पे एलिप्स पे, PS1 प्लस PS2 ये किसके इक्वल होगा, 2a के इक्वल होगा या 2b के, 2b के इक्वल होगा ना, और इसको ब्रैकेट में क्या लिखो, लेंथ ऑफ, मतलब ये जो कांस्टेंट है 2b ये ग्रेटर देन होना चाहिए ना किससे, दोनों फिक्स्ड पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस के, तो वो क्या होगा आपका 2be होगा, अब इसके बीच में क्या होगा एंड का सेंस होगा, ठीक ना, तो ये चीज नोट करना आपको इस फिगर के लिए, इस फिगर में कहीं पे भी कोई पॉइंट P ले लो, ठीक ना, उसके दोनों फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम पक्का 2b के इक्वल ही आएगा, ठीक। हो गया सभी का, ठीक। अच्छा अब ये जो रिजल्ट है ना ये इन जनरल हर एक एलिप्स के लिए वैलिड है, जैसे मान लो कि अगर अपन ने एक ऐसे टिल्टेड एलिप्स ले लिया, मान लो कि एक अपन ने क्या किया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ही बन रहा है, चलो जैसे मान लो कि एक लाइन अपन ने ड्रॉ की, मान लो कि एक एलिप्स है, इसका ये क्या है मेजर एक्सिस है, ठीक ना, एलिप्स क्या होगा कुछ ऐसे होगा, कुछ इस तरीके से एलिप्स होगा ना, ठीक। अगर ये लेंथ आपको पता चल जाए कि ये लेंथ कितनी है, जैसे मान लो कि ये लेंथ आपको गिवन हो कि ये लेंथ कितनी है 15 है, सपोज ये लेंथ कितनी है हमारी 15 है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस से ही होगा, ठीक ना, जैसा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में डिफाइन है वैसे यहाँ पे भी डिफाइन होगा। अब मान लो कि ये पॉइंट P है, अब इसकी डिस्टेंस आपको यहाँ से गिवन हो कि ये डिस्टेंस कितनी है 7 है,
मतलब फिगर में नहीं लगा, मतलब 7 यूनिट है, या चलो 8 यूनिट लिख दिया मैंने। क्यों लिखा अभी समझ में आ जाएगा। मान लो कि ये डिस्टेंस आपका 8 गिवन है, सॉरी ये डिस्टेंस नहीं, तो जो फोकस होगा आपका S1 S2 वो कहीं ऐसे होगा ना अंदर की तरफ। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है कितनी है, 15 है। क्लियर ना, मतलब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मैंने 15 दे दिया आपको, और मैं आपको ये चीज दे दूं कि जो PS2 है आपका 8 है, तो पक्का PS1 कितना होगा आपका 7 होगा। फाइंड वाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आया ना। PS1 प्लस PS2 इज इक्वल टू 2 होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है। ये हर एक एलिप्स के लिए वैलिड है। क्लियर है। जैसे इसी एलिप्स को घुमा के लाओ आप, इसका सेंटर कहाँ रख दो, ओरिजिन पे रख दो, और इसकी जो एक्सिस है मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, उसको कोइंसाइड करा दो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से, तो स्टैंडर्ड डिस्टेंस थोड़ी चेंज हो जाएगी। लॉजिक समझ में आया ना, बात समझ में आया ना। ठीक है फिर चलो अब थर्ड, अब वो स्टैंडर्ड एलिप्स नहीं है, बट थर्ड में ऐसा लिखो, ये ऐसे लिखो, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स centered at या whose center is at करके h comma k and 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 its axis are parallel to are parallel to coordinate axis, are parallel to coordinate axis। ठीक है, सेंटर को कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, h कॉमा k पे, और जो उसकी एक्सिस है वो x एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है। तो जो इक्वेशन होगी ना, इक्वेशन ऐसी ही दिखेगी। कैसे दिखेगी, अच्छा अगर आपको याद हो कि जब हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला होता था, अच्छा पैराबोला के केस में सेंटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता ना, सेंटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, तो और एलिप्स के केस में वर्टेक्स का कॉन्सेप्ट होता है। ऐसा मत सोचना कि वर्टेक्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इस केस में वर्टेक्स क्या होता है, एलिप्स और मेजर एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक ना। अगर यहाँ पे सेंटर को आप h कॉमा k पे शिफ्ट कर रहे हो, ठीक, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसी होगी, x माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब इक्वेशन ऐसी ही दिखेगी आपको अगर एक्सिस एलिप्स की क्या पैरेलल है x एक्सिस y एक्सिस के। जैसे लिखा है मैंने ऐसे लिखो, अब ये ना ओरिजिन शिफ्टिंग से आप खुद से सोच सकते हो। अच्छा जितना मैंने अभी तो ओरिजिन शिफ्टिंग बताया ना, इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, अब इसको सोचना। जैसे ये कैसे आ जाएगा ओरिजिन शिफ्टिंग से, इसकी इक्वेशन ऐसी कैसे आ जाएगी। जैसे मान लो कि अब यहाँ पे a ग्रेटर देन b हो। अच्छा एक बात बताओ, हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो या वर्टिकल एलिप्स हो, दोनों की इक्वेशन दिखने में तो एक जैसी ही होती है, कोई फर्क ही नहीं होता उनमें। अगर मैं बोलूँ कि दोनों इक्वेशन सिमिलर है, बिल्कुल सही बात है। ठीक ना, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, a ग्रेटर देन b होता है, वर्टिकल में क्या होता है, b ग्रेटर देन a होता है। वही सेम चीज यहाँ पे अगर मैं मेंशन ना करूं, अगर जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं इफ, चलो नीचे लिख दो, इफ a ग्रेटर देन b होगा तो क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो जाएगा। ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो जाएगा। बात समझ में, मतलब ये दिखेगा कैसे, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपने क्या किया, हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनाया, इसका सेंटर कहाँ पे h कॉमा k पे, तो मतलब ये ऐसा दिखेगा, ये h कॉमा k पे है। अब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं है, ये मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस है। और कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या करो, कहीं पे भी बना दो। चलो मान लेते हैं कि ऐसे बना दिया अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब ये एलिप्स कुछ ऐसा होगा। बात समझ में आया, ठीक ना। अच्छा इस केस में अगर मैं बोलूं a जो होगा, a a जो होगा वो इस डिस्टेंस का हाफ होगा। a जो होगा वो इस डिस्टेंस का हाफ होगा। ऐसे सेंटर से वर्टेक्स की जो डिस्टेंस होगी, तो ये भी सही बात है, पक्का ना। कितने लोगों को ये चीज समझ में आ रही है, ये आपका ओरिजिन है। ठीक, तो ये बस फिगर बनाना, ये फर्स्ट पॉइंट ऐसे लिखना, और साइड में ऐसे लिखो कि इफ b ग्रेटर देन a होगा तो एलिप्स क्या होगा, वर्टिकल एलिप्स होगा, वर्टिकल एलिप्स होगा। क्लियर। अब दूसरे के लिए फिगर बनाने की जरूरत है। अब आप ओरिजिन शिफ्टिंग से ना कोशिश करना कि घर पे 1-2 मिनट का दिमाग लगा के सोचना। खैर अगर आपको समझ में आता है ओरिजिन शिफ्टिंग तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो बस रट के काम चलाना पड़ेगा। सेंटर कहीं शिफ्ट हो गया, स्टैंडर्ड एलिप्स में जहां x था वहां x माइनस h कर देंगे सेंटर का कोऑर्डिनेट, जहां y था वहां y माइनस k कर देंगे। क्लियर है सभी को, ठीक। अच्छा आप लोगों का केमिस्ट्री का लेक्चर कितने बजे शुरू हो जाएगा, 2:45 से ना आज का। भव्या बोल रहा है नहीं,
ईशा का कोई रिएक्शन नहीं है, खराब रिएक्शन दिया है ईशा ने। और देवर्स बोल रहा है कि हाँ ना, कितने बजे से शुरू होगा, कोई भी एक जस्ट नहीं पता। 3 o'clock होगा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो चलो 5 मिनट और डिस्कशन कर ही लेते हैं अपन कि पहले तो एक चलो इसी एलिप्स के बारे में कुछ कुछ चीजें मैं डिफाइन कर दूं आपको कि चलो ऊपर वाली जो एलिप्स है, क्योंकि इसके लिए भी हमें एसेंट्रिसिटी बतानी पड़ेगी, ठीक ना। इसके लिए भी हमें जो फोकस होगा, अगर इक्वेशन गिवन है तो फोकस वगैरह हमें बताना पड़ेगा, ठीक ना। तो चलो वो चीज देख लेते हैं। ये क्या है, इस एलिप्स की मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस है। एलिप्स का सेंटर अब कहाँ पे, h, k पे। हमने हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए डिस्कशन शुरू किया, ठीक ना। एलिप्स क्या हमारा x माइनस एच का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आपका y माइनस के का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। मतलब अपन डिस्कशन किसके लिए कर रहे हैं, a ग्रेटर देन b के लिए कर रहे हैं, ठीक। अब सुनना ध्यान से, जैसे इसी एलिप्स को अब हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस कहीं पे भी हो, जैसे मान लो कि ये जो h, k है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में सेकंड क्वाड्रेंट में हो, जो हमारा ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक ना। मतलब ये तो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस है, या फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में h, के फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ही नहीं रहा हूँ, बात समझ में आई ना, ठीक। सुनो ध्यान से, तो स्टैंडर्ड डिस्टेंसेस होंगे ना स्पेसिफिक पॉइंट्स के बीच के ना, वो चेंज नहीं होंगे। जैसे मान लो ये जो एलिप्स है, सेम एक एलिप्स होगा जो आपका कहाँ पे लाई करेगा, जैसे मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस में बना दिया है यहाँ पे जो, ठीक ना। तो सेम शेप का या सेम इसेंट्रिसिटी का, सेम इसेंट्रिसिटी बोलने का मतलब कि वो एलिप्स जिसकी फ्लैटनेस जो है वो इस एलिप्स के इक्वल है, ठीक ना। मतलब इसी एलिप्स को उठा के ले जाओ, उसका सेंटर कहाँ कर दो, ओरिजिन पे रख दो। ऐसा कर सकते हैं ना, एक एलिप्स ऐसा मिल जाएगा आपको जिसका सेंटर ओरिजिन पे और एकदम ऐसे ही दिख रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे इसका जो इक्वेशन होगा वो तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मान लो इसकी इक्वेशन क्या है, पहले तो ऐसे शुरू करो। मान लो एक एलिप्स है यहाँ पे, ठीक ना, इसकी इक्वेशन ये है, a ग्रेटर देन b है। इसको उठा के क्या करो, यहाँ पे रख लो कि जिसका सेंटर h, k पे, और ये एक्सिस जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है, क्लियर ना। ये y एक्सिस है हमारा, ये x एक्सिस है, ठीक। तो इक्वेशन जो होगी ओरिजिन शिफ्टिंग से, इक्वेशन आपको इस एलिप्स की क्या मिल जाएगी, ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक ना। लेकिन आप मुझे बताओ, इसको अगर उठा के अपन यहाँ रख रहे हैं तो इस सेंटर से जो ये जो पॉइंट है वर्टेक्स, इसकी डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है, a है, ठीक ना। तो यहाँ पे भी ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ पे भी कितनी होगी आपकी, a ही होगी ना, इसमें किसी को कोई डाउट। ये डिस्टेंस ऐसे सेम, ये जो डिस्टेंस होगा ये यहाँ पे क्या होगा, a ही होगा, क्लियर है। अब आप मुझे बताओ, सेंटर से जो फोकाई होता है, जैसे यहाँ पे S1 है और यहाँ पे क्या है, S2 है, सेंटर से ये जो डिस्टेंस होता है कितना होता है, AE होता है, और इधर ये भी डिस्टेंस कितना होता है, AE होता है। अगर मैं यहाँ पे S1 S2 के कोऑर्डिनेट्स पूछूं तो क्या आप मुझे बता सकते हो, S1 S2 ये कितनी डिस्टेंस पे होगा। आपको फिगर में ना कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखना है, फिगर में बस ये डिस्टेंसेस लिखनी है, जैसे मैं लिख रहा हूँ, कितना होगा, AE होगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना, पक्का। अच्छा अभी सुनो ध्यान से, मान लो कि ये लैटिस रेक्टम है हमारा, ठीक। लैटिस रेक्टम के ये एंड पॉइंट्स हैं। अगर मैं आपसे ये डिस्टेंस पूछूं, ये डिस्टेंस यहाँ पे, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा ना, और ये भी डिस्टेंस नीचे, तो सिमेट्री से ये दिख रहा है कि बी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना, ठीक। अब मैंने क्या किया, एक डायरेक्ट्रिक्स बनाया यहाँ पे D1, ठीक। इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे कहीं होगी D1 और D2 कहीं यहाँ पे होगा आपका, ठीक। थोड़ा सा फिगर में मैस हो रहा है, लेकिन आपको चीजें क्लियर दिख रही है ना। आप अपने नोटबुक पे थोड़ा सही से बनाना, डिस्टेंसेस बस दिखाना आप, ठीक ना। फिर साइड में तेजी से अपन उसको नोट कर लेंगे। अच्छा अब सेंटर से बताओ इसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, a बाई ई होनी चाहिए, पक्का ना। सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, a बाई ई। ऐसे इसकी भी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, a बाई ई होनी चाहिए। बात समझ में आया, ठीक। अब आप मुझे बताओ, अगर ये आपके पास एक एलिप्स है, इस एलिप्स के बारे में मैं आपसे चीजें पूछूं, जैसे अगर मैं पहली चीज आपसे पूछा कि सेंटर बताओ, सेंटर क्या होगा इसका, बताओ, h, k होगा, पक्का ना, ठीक। अगर मैं इस एलिप्स का इसेंट्रिसिटी पूछूं, तो जो ये एलिप्स है ना, इसकी जो इसेंट्रिसिटी है, इस एलिप्स के करस्पॉन्डिंग जो एलिप्स था जिसका सेंटर ओरिजिन पे था, इसकी इसेंट्रिसिटी और इसकी इसेंट्रिसिटी दोनों तो इक्वल ही होगी, डिग्री ऑफ फ्लैटनेस इक्वल होगा ना।
लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस भी चेंज नहीं हो रहा है, ये किसके इक्वल होगा, इसकी इसेंट्रिसिटी किसके इक्वल होगी, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मतलब इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर, बस इतना लिख के छोड़ो इसके लिए, अब क्या बार बार ए स्क्वायर लिखा जाए, ठीक ना। तो इसकी इसेंट्रिसिटी भी हम ए बी से ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट कि अगर मैं आपसे मेजर एक्सिस पूछूं, इसका मेजर एक्सिस पूछूं, तो मेजर एक्सिस अब क्या होगा, ये लाइन हो जाएगी ना, और ये लाइन है क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्यों, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी है, इसलिए क्या आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक। तो मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा आपका, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा तो y इज इक्वल टू के आएगा, क्लियर। माइनर एक्सिस पूछा जाए आपसे, तो माइनर एक्सिस क्या होगा इसका, x इज इक्वल टू h हो जाएगा, क्लियर। अगर यहाँ पे फोकाई पूछा जाए S1 S2, आपको फिगर में ना सिर्फ डिस्टेंसेस लिखना है, कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखना है, क्लियर है। अगर आपसे फोकाई पूछा जाए तो फोकाई बताओ क्या होगा, h प्लस ए या फिर h माइनस ए कॉमा जीरो, मतलब ऐसे दो फोकस हो जाएंगे ना, h प्लस माइनस ए कॉमा सॉरी जीरो ना होके ये क्या होगा, k होगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट क्या होगा, कांस्टेंट होगा ना, क्लियर, ठीक है। ऐसे अगर मैं आपसे एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम पूछूं, एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम पूछो, तो अब बताओ फोकस के तो x कोऑर्डिनेट क्या होंगे, h प्लस माइनस ए ही होगा, कॉमा करके यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो ये k से ऊपर जाना हमें कितना, बी स्क्वायर अपॉन ए, और k से नीचे जाना हमें कितना, बी स्क्वायर माइनस ए, जैसे चार एंड पॉइंट्स मिल जाएंगे ना, दो दो लैटिस मतलब एक एक लैटिस रेक्टम के करस्पॉन्डिंग दो दो एंड पॉइंट्स मिलेंगे, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे मैं अगर आपसे लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम पूछूं, तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम तो अभी भी आपका कितना होगा, 2b स्क्वायर बाई ए होगा, पक्का ना, क्लियर सभी को। अगर मैं यहाँ पे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस पूछूं तो वो कितना होगा, 2a होगा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस पूछूं तो वो कितना होगा, 2b होगा, क्लियर है सभी को, पक्का ना, ठीक। लिख लिया यहाँ तक, नोट कर लिया सभी ने, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सारी चीजें, ठीक है। ऐसे सेम चीज अपन पैराबोला में करते आते थे। अब मैं ये एग्जांपल करवाने की जरूरत नहीं है ना कि b ग्रेटर देन a होगा, तो कैसे लिखेंगे सारी चीजें, ठीक ना। चलो मान लेते हैं कि अब मैं सिर्फ पूछूंगा अपनों से, ठीक ना, तो 3 मिनट बस, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, ठीक, प्लस वाई माइनस के का होल, इसको नोट मत करना आप लोग, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, और यहाँ पे बी ग्रेटर देन ए है, ठीक। तो चलो जस्ट आप बताओ इसका सेंटर कहाँ पे होगा, एच कॉमा के, ठीक है। इसकी एसेंट्रिसिटी ई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए और बी के टर्म में, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर या ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, सही है। अगर मैं इसका फोकस पूछूं, फोकस नहीं मेजर एक्सिस पूछूं, सोच के बताना ढंग से, मेजर एक्सिस क्या होगा, इक्वेशन, अच्छा पहली चीज तो आप मुझे ये बताओ जस्ट कि ये वर्टिकल एलिप्स होगा या हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा, अगर बी ग्रेटर देन ए है, वर्टिकल, वर्टिकल होगा ना, ठीक। अब आप ऐसे खुद से तो सोचो, हाँ बताइए अब, x इक्वल टू एच आएगा, x इज इक्वल टू एच आएगा, इसमें किसी को कोई डाउट है ना, वर्टिकल एलिप्स का जो नहीं ना, हाँ सही है, सही, सॉरी, वर्टिकल एलिप्स अगर है तो उसकी जो मेजर एक्सिस होगी वो क्या होगी, वर्टिकल होगी, वर्टिकल के लिए क्या होगा, x इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, और वो h कॉमा के से पास करेगा, बिल्कुल सही। माइनर एक्सिस लिख सकते हो आप सभी, ठीक। आप मुझे फोकस बताओ S1 S2, विराज आप बताओ फोकस, जस्ट कोई नहीं अभी, विराज से पूछता हूँ, S1 S2 क्या होगा, के एसेंट्रिसिटी प्लस माइनस, क्या लिखो यहाँ पे, हेलो, हाँ बोलिए भैया, के प्लस माइनस बीई, S1 S2 के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा हूँ मैं, k प्लस माइनस बी, चलो ओ, ठीक, हाँ नहीं ना, नहीं नहीं, S1 S2 किस पे होंगे, वर्टिकल लाइन पे होंगे, एच, हाँ कॉमा, एच प्लस माइनस, नहीं ना,
S1 S2 कहाँ पे होगा? एक वर्टिकल लाइन पे होगा ना विराज? अभी इधर देखो, S1 S2 कहाँ होगा? एक वर्टिकल लाइन पे होगा, ठीक, और उस वर्टिकल लाइन पे सेंटर H कॉमा K होगा, तो फोकस का x कोऑर्डिनेट तो H ही होना चाहिए ना दोनों फोकस का, पक्का ना? ठीक, और जो सेंटर है H कॉमा K, उससे AE डिस्टेंस, सॉरी अभी BE डिस्टेंस हो जाएगा ना, BE डिस्टेंस ऊपर नीचे आपको फोकस मिलेगा, तो S1 S2 का जो x कोऑर्डिनेट है वो तो H होगा, और जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा आपका? K प्लस माइनस A या BE? बताओ, BE होगा ना? कितने लोगों को ये चीज समझ में आई है? फॉर्म समझ में आ रहा है ना? पक्का ना? ठीक, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि बोर्ड के बच्चों की तरह ऐसे करो कि x माइनस एच को इक्वेट कराओ, x माइनस एच, अगर आपको सेंटर चाहिए, ठीक ना? खैर वो तरीका मैं बताऊंगा भी नहीं कभी आपको, आप ऐसे डायरेक्ट लिखो, क्योंकि फिर उसको इधर भेज के फिर लिखना उतना शुरू करोगे तो उसमें मैं जाऊंगा ही नहीं कभी। ठीक, ये सभी को समझ में आया, h कॉमा a प्लस माइनस बी ई। ठीक, अगर मैं यहाँ पे आपसे डायरेक्ट्रिसेस पूछूं, परम अब आप रेडी रहना, d1 d2 इनकी इक्वेशन बताइए। हाँ सर। पहले तो हॉरिजॉन्टल होंगे डायरेक्ट्रिक्स या फिर वर्टिकल होंगे? हॉरिजॉन्टल होंगे। हॉरिजॉन्टल होंगे, तो हॉरिजॉन्टल अगर डायरेक्ट्रिक्स है तो इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू कांस्टेंट y होगी। इज इक्वल टू हाँ, और वो कांस्टेंट क्या आएगा? a प्लस माइनस हाँ, b अपॉन ई। dy। क्लियर ना? तो तुरंत सोच के लिख सकते हो हाँ ना? समझ में आया सभी को? ठीक ना? तो ये वर्टिकल एलिप्स के लिए अगर सेंटर कहीं h कॉमा k पे शिफ्टेड है तो b तो पक्का ग्रेटर देन a ही होगा। ठीक, समझ में आया? जस्ट यार वो तो समझ ही रहा था विराज, ये समझ में आया ना? ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही। अच्छा एक चीज और, कि अब देखो इक्वेशन वाला जो पार्ट है ना वो हमारा कंप्लीट हो चुका है एलिप्स का, ठीक ना? एक दो चीजें और हैं जो एलिप्स में थोड़ी नई लगेंगी आपको, तो वो कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ जो डेफिनेशन के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं जेई मेंस में या एडवांस में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि एडवांस में नहीं आते, तो वैसे हम अपन प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक ना, कल की क्लास में। तो कल तो आप इतना समझ जाओ ना कि जो एलिप्स में नई चीजें हैं, ठीक ना, एलिप्स के लिए वो चीज कल हमारा पूरा कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तो जैसा अपन पैराबोला पढ़ते थे ना, एम स्लोप के टेंजेंट का इक्वेशन याद है ना, इसी पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन, या किसी आउटसाइड पॉइंट से ड्रॉन टेंजेंट्स का इक्वेशन बताओ, ठीक ना? तो ये सारी चीजें फिर से एलिप्स के लिए शुरू हो जाएंगी, बात समझ में आया? तो वो जो पोर्शन होगा, वो जो सेक्शन होगा ना, वो बहुत तेजी से कंप्लीट होगा, बात समझ में आया? तो दो क्लास तो थोड़ी अपन स्लो स्लो गए, स्लो स्लो गया, जरूरी भी था थोड़ा स्लो जाना, अदरवाइज फिर कुछ भी समझ में नहीं आता। क्योंकि क्या होता है, मैं आपको सच बताऊं कि ये जो चीजें है ना, कि ये जो कोई सा भी पॉइंट उठा लो, उसकी डिस्टेंसेस का सम पक्का 2a के इक्वल आएगा, 2b के इक्वल आएगा, तो ये सारी चीजें ना अगर नहीं बताई जाएंगी ना क्लास में, तो आपको ये शायद ये सारी चीजें शायद कभी भी क्लियर नहीं होंगी। ठीक, जब जब डेफिनेशन में पढ़ाता हूँ तो थोड़ा स्लो रहता हूँ कि आप सारी चीजें सुनो, तो मैं इसलिए चीज बोल रहा हूँ ना कि आगे से कभी भी ना कोई ऐसी गलती मत करना, ये डेफिनेशन जो जो चीजें मैं बताया हूं ना, उसमें अगर कोई भी आपको आगे कोई कंफ्यूजन होता है तो शायद मैं वो चीज आपको कभी क्लियर ना करूं, बात समझ में आया ना? तो इसलिए मैं थोड़ा स्लो जाता हूँ कि आगे सब्जेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो कल की क्लास से हम बहुत फास्ट जाएंगे, तो रिवीजन कर लेना ढंग से जो चीजें पढ़ी हैं आज, ठीक ना? बस आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, आप लोग अपने पेंडिंग डाउट्स क्लियर कर लेना। उसके लिए तो मैं बार बार कॉल करके आपसे पूछ नहीं सकता ना कि आप कब कॉल करने वाले हैं, आपको मैं कैसे सॉल्यूशन बताऊं। तो आप लोग 10-10 मिनट का समय निकालो कि 10 मिनट में अपन 3-4 क्वेश्चन जो हमारे डाउट्स है उनको क्लियर कर ले। तो बताना आप मैसेज करके जिनको भी अपने डाउट्स क्लियर करने होंगे, ठीक ना? और किसी को कुछ बोलना है? नहीं? ठीक, तो एंड करते हैं मीटिंग।